उस समय शुरुआती माहौल कैसा था? क्योंकि अभी तो विवेक बिंद्रा को जानते हैं बहुत सारे लोग। शुरुआत में जब मैंने पहली दफा अपना वीडियो डाला तो मेरे एम्प्लॉय 3 4 5 जो मेरे साथ काम किया करते थे शुरू में, अच्छा, वो हंसने लगे कि अपना ही वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर ज्यादा हूँ। कैसा बिजनेस है आपका? लोगों के बिजनेस को एनेबल करना मेरा बिजनेस है। स्कूल में क्या 4-5 लड़के लड़कियों के बीच में खड़े हो क्या ज्ञान पहले सुनो, तुम पढ़ाई बाद में करना? 95% वाला बेचारा को स्ट्रगल करके नौकरी, और ये देखता है मेरी ELPL का पैसा मिला कि नहीं मिला, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच, रघुपति राघव राजाराम, जितनी तनख्वाह उतना काम। आपके कितने % आए थे? हाँ, मेरे कितने आए थे मैं याद नहीं करना चाहूँगा। प्रोफेसरों से, पढ़ने लिखने वालों से क्या मतलब कुछ थोड़ा सा डांट वाट खाए थे ज्यादा क्या स्कूल कॉलेज में? ऐसा हुआ था कुछ क्या? हम तो बहुत, अभी तो जमाना बदल गया। पहले तो जो है उल्टा करके हाथ में मारते थे 90s में, उसके बाद 2000 से 2010 तक यहाँ मारते थे हाथ में, और उसके बाद खाली हाथ दिखाते हैं, उतने में पुलिस केस हो जाते हैं। बड़ा बिजनेस तो आपका स्टार्टअप है, लेकिन उसके पहले आपने कोचिंग सेंटर शुरू किया था। खुद पढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड है, तो ऐसा करते हैं प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ टीचर भी आ जाए, स्टूडेंट भी आ जाए। बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, पैसा है, जितनी संपत्ति है, उसको कंट्रीब्यूशन के टर्म में कैसे देख रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? टैक्स, सरकार को देना, रेवेन्यू। विवेक बिंद्रा, आप आरक्षण पे क्या सोचते हैं? मैं कह रहा हूं सभी को नहीं मिले। पूछे क्यों? इसलिए नहीं मिले जो सक्षम है उसको मिले। OTT पे मूवीज देखते हैं, गाने देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स क्या वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। हाँ, कभी चलते फिरते कोई दिख गया, किसी ने मेरे वीडियो का लिंक भेजा, हाथ ऊपर लगा तो दिख गया कि पतली कमर या मेरी हाय हाय। स्टार्टअप पे, बड़ा बिजनेस पे आते हैं। ग्लोबल ACT, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट की कई समस्याओं को सुलझाया मैंने। यूनियन की प्रॉब्लम हुआ करती थी तो यूनियन मैनेजमेंट के आपस में झगड़े होते थे, कई झगड़े बढ़ जाते थे। ये मानेसर वाले केस की बात कर रहे हैं, मारुति वाला? हाँ, मानेसर से मुझे पहली बार पहचान मिली थी। उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई? पैसा ही नहीं था मेरे पास, 2 दिन में मकान बेच दिया मैंने। बायजू आपके साथ काम करते हैं, बायजूस के ले-ऑफ्स की भी खबरें चली हैं भयानक। बायजूस की HR हेड मेरे साथ काम करती है, मेरा बायजूस से क्या रिलेशनशिप? कोई कार्टून आपने बनाया था और फिर उन्होंने नाराजगी दर्ज की थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को एनिमेट कर दिया, वो चल रहे थे या कुछ कह रहे थे, तो उनकी खाली आप फोटो लगा सकते हैं, उनको एनिमेट नहीं कर सकते, ऐसा सिख धर्म में मान्यता है। डॉक्टर्स ने केस किया आपके ऊपर? मैं डॉक्टर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें असली विवाद हुआ था। लंबा इंट्रो नहीं दूंगा। गेस्ट इन द न्यूज रूम के इस संस्करण में हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, और बहुत सारे तमगों के साथ बार बार सोशल मीडिया और वीडियोस में अपनी प्रेजेंस और समाज में भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने वाले विवेक बिंद्रा। बहुत बहुत स्वागत है गेस्ट इन द न्यूज रूम में। मैंने 4-5 विशेषण जोड़े हैं आपके नाम के साथ। वो क्रम सही था कि इसमें से किस क्रम के साथ विवेक जी आपके साथ बात की जाए शुरू आगे? आप लोग के प्रश्न बड़े अलग होते हैं, ऐसे प्रश्न मैंने कहीं देखे नहीं है। ऐसा क्रम कौन पूछता है कि वो क्रम ठीक था कि नहीं था? पर मतलब ये भी सवाल है कि क्रम ठीक था कि नहीं। पर आपने जो बोला वो देखिए, संज्ञा को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, पर इंसान में एक ही विशेषता अगर हो कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके समाज में, असर ला सके समाज में, तो ये सब ना क्रम और क्रिया नहीं, ये प्रोसेस और प्रक्रिया होनी चाहिए कि इम्पैक्ट पे कंटिन्यूस काम कर सके। आपने बोला बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, अगर ये सब होने के बावजूद एंटरप्रेन्योर वाला भी बोला, एंटरप्रेन्योर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं यूट्यूबर हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ। अच्छा, मैं एकदम साफ साफ यहाँ बता दूं कि मैं अभी भी एंटरप्रेन्योर को हिंदी में ही पहले लिखता हूँ, मुझे स्पेलिंग आज तक नहीं याद हो पाई है उसकी। काफ़ी टफ है अभी भी मेरे लिए जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो पर एक्चुअली क्या है, मेरा जीवन उसके पीछे, इन वीडियोस के पीछे बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत गहरा है। मैं एक एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हूँ, और एज एन एंटरप्रेन्योर कई बार लोग कहते भी हैं, अरे बिंद्रा जी आप इतना बिजनेस सिखाते हो दूसरों को, खुद का अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? तो मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर, उन लोगों को पता नहीं चलता है, तो कई बार यूट्यूबर की श्रेणी में देते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप इम्पैक्ट कितना क्रिएट कर पा रहे हैं, असर कितना ला पा रहे हैं, क्या आप इस पृथ्वी को जहाँ आप रहते हैं अपने आने से पहले जैसे थी क्या उससे बेहतर बना के जा पाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही मेरा लक्ष्य है, और उसी आइडेंटिटी से मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद संसार से मुझे पहचाना जाए कि मैं आने के बाद अपने आसपास की परिस्थितियों को कुछ बेहतर बना सका। बढ़िया। आप बिजनेस की बात कर चुके हैं और मैं किसी और
तरीके से बातचीत को और शुरू करना चाह रहा था। ठीक है, बिजनेस की ही बात हुई। कैसा बिजनेस है आपका, किस तरह की, मतलब यूट्यूबर ना कहा जाए, अगर बिजनेसमैन कहा जाए, कहीं किसी सेमिनार में, किसी फंक्शन में बिजनेसमैन के तौर पे जाते हैं तो ये सवाल तो पूछा जाता होगा ना, सर बिजनेस क्या करते हैं, कैसा बिजनेस करते हैं आप? घर परिवार गाँव देहात में ही पूछा जाता है इस तरह का। देखिए, हमारा बिजनेस करने से पहले मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। पर्पस है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करना, एक आम आदमी के जीवन में उसके बिजनेस को आसान करना। एक छोटे व्यापारी की लाइफ में 30, 40, 45, 50 तरीके की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके टॉप लीडर्स को हमने देश में चुना। वो हो सकता है कि वो कोई बिलियनियर हो या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, उसके साथ मिलकर के हमने उनके सॉल्यूशंस डिज़ाइन किए, डिफाइन किए और लोगों को हैंड होल्ड करना शुरू किया कि वो अपने बिजनेस को आसानी से कर सकें। तो लोगों के बिजनेस को एनेबल करना मेरा बिजनेस है। और कैसे करते हैं, उसका माध्यम क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन देते हैं। और हमारी विशेषता क्या है? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आज हो सकता है कि भागलपुर के पास के गांव में पिज्ज़ा डिलीवरी के अंदर डोमिनोज को 30 मिनट लग जाए, लेकिन मेरा आदमी डेमो करने के लिए आज 9 मिनट में पहुंच सकता है, लेस देन 10 मिनट्स के अंदर। और 1 साल के अंदर हम किसी भी देश के घर के अंदर, किसी भी गांव के घर के अंदर हम 5 मिनट के अंदर अपने एक कंसल्टेंट को पहुंचा करके फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल और डिजिटल। तो डिजिटली वो कंटेंट कंज्यूम करता है, फिजिकली हम जा करके उसको इन्फ्लुएंस करके उसको हम कंसल्टिंग के माध्यम से वो प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। अच्छा, मतलब वो कंसल्टेंट और आपकी टीम के जो सदस्य हैं वो जाएंगे और वो चीज़ें सिखाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे डिजिटली, पर डेमोन्स्ट्रेशन फिजिकली दे देंगे। अच्छा, ठीक है। शुरुआत से बात करते हैं। कहाँ से आते हैं, पढ़ाई कैसी थी, स्कूल में कैसे थे, स्कूल में क्या 4-5 लड़के लड़कियों के बीच में खड़े हो क्या ज्ञान पहले सुनो तुम, पढ़ाई बाद में करना, क्या था? अच्छा प्रश्न है आपका। मैं स्कूल, जन्म मेरा लखनऊ में हुआ था। अच्छा। और लखनऊ में जन्म के बाद मेरे पिताजी का देहांत काफ़ी लोगों को मालूम है कि मेरी अर्ली एज में हो गया था। माताजी का विवाह किसी और के साथ हो गया था। तो मैं चाचा जी के यहाँ, दादाजी के यहाँ, बुआ के यहाँ, अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ रहा। कई दफ़ा स्कूल बदले, कई बार ऐसा भी हुआ कि फ़ीस नहीं पे कर पाए स्कूल की, स्कूल बदलने पड़े। पर लास्ट में सेंट ज़ेवियर से पढ़ा। 10th और 12th उन्होंने दोनों बोर्ड्स सेंट ज़ेवियर दिल्ली से किया। मैथमेटिक्स लिया था। मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ उसी समय मैंने एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की किताब 11वीं कक्षा में पढ़ी थी, और वो किताब थी यू कैन विन। और मुझे लगा, शिव खेड़ा वाली? जी बिल्कुल। मुझे लगा कि यार ये किताब बहुत सरल है, इससे अच्छी किताब शायद आगे चल के मैं लिखूंगा। आप स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे, रनर थे नेशनल लेवल। क्या है कहानी? स्टेट लेवल तक। स्टेट लेवल। स्टेट? हाँ, बताइए थोड़ी अपनी स्पोर्ट्स लाइफ के बारे में। 400, 800, 1500 मिनी मैराथन, क्रॉस कंट्री। 400 मतलब 400 मीटर्स। तो मैं स्प्रिंट 100-200 की नहीं करता था। 400 मीटर के ऊपर जितनी भी रेस स्कूल लेवल तक होती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती थी, सब में गोल्ड मेडल आता था। स्टेट लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंच जाता था मैं रनिंग बहुत कितना करता। टाइम निकालते थे उस समय के हिसाब से? मैं कई किलोमीटर सुबह रनिंग किया करता नहीं, टाइम मतलब पूछ रहा हूँ, कितना टाइमिंग निकालते थे 400 मीटर की? अगर रिकॉर्ड होता है ना, लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो एक रिकॉर्ड था। मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है 49 सेकंड के आसपास शायद रहा होगा। ऐसे मैं तुक्के से याद करके बता रहा हूँ। 49 सेकंड 400 मीटर शायद रहा होगा, जितना मैं याद कर रहा हूँ। हो सकता है 1-8 सेकंड कम ज़्यादा रहा हो, परंतु इतना मुझे याद है कि 70-80 मेडल मेरे पास टोटल इकट्ठे हुए थे। अपने स्कूल का बेस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट रहा करता था मैं। मेरे चाचा का छोटा बेटा, बड़ा प्यारा, वो क्या करता था, रोज शाम को मेडल बांटा था अपने दोस्तों को, तू भी ले, इस साल के बहुत मेडल आए। ऐसे ही बच्चे, क्योंकि इतने मेडल हो गए थे तो उसकी वैल्यू नहीं हो रही थी। पर यह है कि मैं स्पोर्ट्स का, आज हमारे ऑफिस के अंदर भी आज लगभग 800 आदमी हमारे हेड ऑफिस में काम करते हैं। इस साल हम BMI के साथ में लोगों की सैलरी अप्रेजल को कनेक्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। BMI का टारगेट देंगे उनको, हेल्थ का टारगेट देंगे, तुम्हारी सैलरी 1.2x एक्स्ट्रा कर देंगे अगर तुमने अपनी हेल्थ मेंटेन करी। मैंने भी अपना वजन कम किया 30-32 किलो। तो पहले आचार फिर प्रचार, पहले खुद करके दिखाओ, उसके बाद दूसरों को बताओ। कैसे किया कम? मैं भी सीखना चाह रहा हूँ। बड़ा सिंपल है भाई साहब, बहुत मुश्किल नहीं है। एक रूल समझा देता हूँ, जरा यहाँ हाथ लगाइए, मतलब इधर हाथ लेके आइए अपना, यहाँ? हाँ, और ऐसा जिप लगा दीजिए। हाँ, जिप लगाइए, ऐसे लगा दूँ? हाँ, जिप लगा दो। बस जब खाना देखे तो जिप लगा दो। अच्छा, जितना खाने को कम कर दो, प्लेट सारी बाहर निकाल दो, कटोरियों में खाना खाओ, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, हाई फाइबर फूड खाओ, लो कैलोरी फूड लो, लेकिन क्वांटिटी कम रखो। वही नहीं हो रहा है। हाँ। वहीं पे गड़बड़ा। मतलब और क्या, बनारस के रहने वाले हैं तो मुझे दिख ही गया जलेबी सुबह सुबह, क्या किया जाए। नहीं, जलेबी आप खाओ ना, एक जलेबी खाओ, उसके बाद रोक दो अपने आप। वही नहीं होता है। चलिए,
कोई सब्जेक्ट्स वगैरह था जो स्कूल में पढ़ते समय ज़्यादा प्यारा था, ज़्यादा मन बिजनेस स्टडीज ज़्यादा पसंद आता था तभी से? बहुत पसंद आता था, बहुत। बिजनेस स्टडीज पढ़ा लो, हम 11वीं में 12वीं की पढ़ लेते थे, 12वीं में हम कॉलेज MBA की पढ़ लेते थे, BBA की पढ़ लेते थे। तो बिजनेस से संबंधित कोई पढ़ाई मिल जाए, वो हमारा इंटरेस्ट था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। इसीलिए मैं चाहता हूँ स्कूल की जो पढ़ाई होनी चाहिए ना, वो इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए कि हमको ये पढ़ाना है, इस बेसिस पे होनी चाहिए कि बच्चे को कहाँ आगे बढ़ना है, जो मुझको आता है, जो भाता है, जो बाजार चाहता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, धंधा इतना ग्रो कर जाता है कि संभाला नहीं जाता है। मुद्दा इतना ही है कि आप आदमी को वो सिखाओ जो उसका एरिया ऑफ इंस्पिरेशन हो, जहाँ वो आगे बढ़ना चाहता हो, जहाँ उसका पैशन। अब आपको मैं लगा दूं कि भाई किचन में खाना बनाओ, सिद्धांत जी आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आप जो है पत्रकार है, एक कैटेगरी के पत्रकार, वहाँ पे आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको बैठा के वो सारे काम कराएं। याद रखिए भाई साहब, 3 आउट ऑफ 10 स्कूल में जिस सब्जेक्ट में आता है उस पर मेहनत नहीं बच्चे को करानी चाहिए। 7 आउट ऑफ 10 जिस सब्जेक्ट में स्कूल में आता है उसमें मेहनत कराओ। 7 आउट ऑफ 10 को वो 10 आउट ऑफ 10 कर दे, 3 आउट ऑफ 10 को वो 5 भी कर दे तो फायदा नहीं। एवरेज आदमी जिंदगी भर एवरेज रहेगा। जिस चीज में वो सुपर स्पेशलिस्ट बन सके उस पर ज्यादा फोकस कराना है। समस्या क्या है, लोग जिसमें 10 में 3 नंबर आ रहा है उसको 5 कराने में लगे, उसको 6 कराने में लगे। अब मुझसे पूछो कुकिंग के बारे में, मैं ग्रीन टी बना लूंगा, उसके ऊपर कुछ बना नहीं पाऊंगा। लेकिन आप लगाओ कि जो उसको भी कुकिंग सीखो, कुकिंग सीखो। क्यों सीखें भाई? जो काम कोई और कर सकता है वो हम नहीं करेंगे। हम वही काम करेंगे जो हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, जिसमें हम वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे और उसके बाद देश में बेहतरी बढ़ोतरी ला पाएंगे। तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज था, तब भी था, आज भी था। बिजनेस के मामले में मैंने अब तक सैकड़ों हजारों बिजनेसेस को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बना दिया है। पहले समय लगता था, अब मुझको आप दे दो बिजनेस मॉडल, 5 मिनट में बता देंगे इसमें जे कर्व कहां से आएगा। वो हमारी स्पेशलिटी। अपने इवेंट्स में खड़े होकर पब्लिकली बोलता हूं कि आप कोई भी खड़ा होकर प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका बिजनेस के विषय में, आज के बाद जीवन में सेमिनार नहीं करूंगा। वो मेरी स्पेशलिटी है और उस स्पेशलिटी के कारण लोग आते हैं, हमसे कंसल्टिंग गाइडेंस लेते हैं। क्या होता है जे कर्व? प्लीज। जे कर्व का मतलब इधर नीचे जा रहा है बिजनेस, हॉकी स्टिक की तरह अचानक ऊपर कहां से जाएगा, कौन से 2 या 3 चेंजेस लेके आने, ज्यादा काम नहीं करने। वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ग्रोथ कहां से आएगी। तो सब मॉडल इतने समझ लिए ना। अब क्या होता है, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज इतनी बढ़ जाती है, देख देख के इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके आपकी स्पीड आ जाती है उसके बाद समझने में। तो एक बात को समझने में जिस आदमी को महीनों लगते हैं, हमको समझने में भगवान की कृपा से कुछ मिनट लगते हैं और वहाँ से हम सोल्यूशन निकालते हैं। वो हमारी स्ट्रेंथ है। मेरा एक प्रोग्राम आता है, लीडरशिप फनल आता है, जहाँ पे लोग आते हैं, आकर के हमारे से पब्लिकली सवाल, पब्लिक में कुछ भी कर लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी सवाल कर सकता है बिजनेस के बारे में, और वो हमारी उसी समय उसी क्षण आपको उत्तर देंगे और उसी क्षण आप कहेंगे कि मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड कभी नहीं हुआ। ये बताइए, लंदन आपका जाने का कुछ बना था हिसाब किताब, लोन की वजह से गड़बड़ हुआ, लोन नहीं मिला, क्या कहानी है सर? प्लीज बताइए। बहुत सिंपल है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया था। किस कोर्स में? MBA के लिए। MBA के लिए? हाँ, किस साल की बात? MBA के फाइनल ईयर 2004-5 फाइनल ईयर था मेरा। 4-5 के आसपास? 2004-5 का फाइनल ईयर था। 1 साल की पढ़ाई थी, लंदन में थी वो, और उस पढ़ाई के लिए हमको कुछ 15 लाख रुपए उस समय चाहिए थे। और पंजाब नेशनल बैंक में मेरे एक दोस्त की मदर हुआ करती थी, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, तो उन्होंने मेरा इंडिया की पढ़ाई का तो लोन अप्रूव करा दिया था। तो लेकिन मतलब इन समझा नहीं मैं, लंदन में इंडिया की पढ़ाई का लोन? इंडिया में जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैंने MBA इंडिया में किया है, उसके लिए तो जो लोन चाहिए था वो मुझे मिल गया था, लेकिन अच्छा। विदेश के लिए लोन के लिए जो ज्यादा अमाउंट चाहिए था वो नहीं मिल पाया मुझे। कितना अमाउंट चाहिए था उस समय? 15 लाख रुपए की आवश्यकता थी, मैं जा नहीं पाया। पर लेकिन आज आपके माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन प्रोफेसर से मैं पढ़ना चाहता था वहाँ नहीं जा सका, आज उन्हीं प्रोफेसर्स को पढ़ाने के लिए मुझे लगातार दुनिया भर से इन्विटेशन आते हैं। तो इंसान ये ना सोचे कभी कि मेरे पास पैसे की कमी से कोई आदमी रुक जाएगा। आपके अंदर वो जुनून चाहिए, वो पढ़ने के लिए वो पैशन चाहिए। मैं दुनिया भर की किताबें बिजनेस मैनेजमेंट की, मैंने हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस और INSEAD, ये 5 टॉप कॉलेजेस मैंने सर्कल डाउन कर लिए थे। इन 5 कॉलेजेस के सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट और उनकी किताबें मैंने सर्कल कर ली थी, और उनके सारे मैंने लेक्चर्स डिजिटली अटेंड करने शुरू कर दिए थे, जो फ्रीली अवेलेबल थे, और किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। तो वो स्पीड, मेरे इंस्पिरेशन थे रामानुजम। उन मैथमेटिक्स में उतने तेज थे कि 5वीं क्लास में 12वीं की मैथमेटिक्स पढ़ते। तो मैं सोचा कि यार मैं कम से कम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें क्यों नहीं पढ़ सकता यहाँ बैठ के। तो मैंने इंडिया में बैठ के खूब पढ़ाई किया, खूब समझा चीज़ों को, खूब कॉन्सेप्ट को समझा, और साधारण भाषा में अपने भारतवासियों को जो चीज़ का गम तकलीफ मुझको रही वो दूसरों को ना आने दूँ। तो मैं 750 रुपये महीने के अंदर मैं कैसे दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई करा सकूँ, उसको मैंने मुद्दा बना लिया अपना, और उसी मिशन के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया। आज कम से कम 13, 14, 15 कैटेगरी में हम दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं, और हमारे बराबरी में, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रीच हो, चाहे हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एवरेज वीडियो हिट रेट हो, चाहे एवरेज व्यू ड्यूरेशन हो, ये सारी कैटेगरीज में, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। आपको जान के अच्छा लगेगा सिद्धांत भाई साहब
जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रशिया के पास थे, यूरोप में थे, जो यूएस के पास थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास थे, 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम भारत में तोड़ के उठा के ले आए हैं। मार्केटिंग पे हो, ऑपरेशंस पे हो, लीडरशिप पे हो, इसके अलावा एचआर पे हो, सब वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भारत के पास है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और बड़ा बिजनेस के माध्यम से हम खुद ही तोड़ के दुनिया से वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत में लेके आए हैं। एजुकेशन के ऊपर इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी थे ही नहीं हमारे देश में। बड़ा बिजनेस तो आपका स्टार्टअप है, लेकिन उसके पहले आपने कोचिंग सेंटर शुरू किया था। वो बहुत पहले बात है। क्या कहानी है? वो 2005 की बात है। हाँ, क्या किया 2004-5 में, तब मैं पहला स्टार्टअप तो वही था ना आपका, पहला बिजनेस मॉडल जो भी था आपका। हाँ, तब मैं बीबीए कर रहा था 2003-4 में, तो खर्चा निकालना था मुझे। तो मैं सोचा यार खुद पढ़ाऊंगा तो स्केलेबल नहीं है, खुद पढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड है। तो ऐसा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ टीचर भी आ जाए, स्टूडेंट भी आ जाए। तो मैं टीचर भी आ जाए, स्टूडेंट भी आ जाए, उसका एक मॉडल बनाया। और पैसा हम टीचर से आने पे लेंगे और स्टूडेंट को पढ़ाने पे स्टूडेंट से लेंगे। तो इस तरह हमने टीचर्स भी इकट्ठे किए, स्टूडेंट्स भी इकट्ठे किए। ये कहाँ किया आपने एक्सपेरिमेंट? ये पीतमपुरा में, दिल्ली में। पीतमपुरा में? अच्छा, वहाँ से किया। लेकिन मतलब वो, क्योंकि अब वो तो डिजिटल था ना, टेलीफोनिक था। डिजिटल मतलब टेलीफोनिक था उस समय। तब इंटरनेट से कंज्यूमर नहीं एक्वायर होता था, टेलीफोन से कंज्यूमर एक्वायर होता था। सिटी केबल में मेरे एक रिश्तेदार थे, उनसे हमने 1250 रुपये की ऐड पहला महीना फ्री लगवा ली थी। अच्छा। वो नीचे मूवी के नीचे पट्टी चला करती थी, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट, ऑल लोकेशन। फ़ोन नंबर डाल दिया, आपका ट्यूशन एट होम, और उसके बाद चालू किया। टीचर्स के भी फ़ोन आने लगे, स्टूडेंट के भी आए। अब मैं कॉलेज जाता था, एक लड़का मैंने 1000 रुपये महीने पर रख लिया। उसका काम होता है दिन भर डायरी पकड़ के फ़ोन पे फ़ोन रिसीव करना और लिख लेना सारी रिक्वायरमेंट जो आई है, जो क्वेरी आ रही है, जो क्वेरी आ रही लिख लो। शाम को मैं आऊँगा कॉलेज से, उसके बाद मैं कॉल बैक करूँगा और सारी क्वेरीज को मैं मटीरियलाइज करूँगा, उनका कन्वर्जन करूँगा, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करूँगा। तो ले दे के उस समय पे मुझे याद है 7-8 हज़ार रुपये महीना निकल जाया करता था। तो बहुत होता था उस टाइम पे 7-8 हज़ार रुपये महीना, जिसमें मैं अपना 1000 रुपये किराए का कमरा भी निकाल लिया। कहाँ रहते थे? वहीं पीतमपुरा में ही ना। तब बाद में मैं कैलाश कॉलोनी में, गढ़ी गांव था मंदिर के सामने एक, वहाँ गढ़ी गांव में रहा करता था। पतली सी गली थी, वहाँ 1000 रुपये किराए का कमरा था, तो वहाँ रहता था मैं। अच्छा, फिर कितने दिन चला ये वाला कोचिंग और ये एडू टेक टाइप का जो स्टार्टअप था आपका? वो अब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, मतलब ठीक है, आप टेलीटेक मान लो उसको, या टेली मान लो से, ऐसा ही टेलीफोन कुछ। पे एजुकेशन। ये मैं जब तक कॉलेज में था तब तक किया। कॉलेज के बाद फिर मैं संन्यास लेने चला गया था, ब्रह्मचारी आश्रम चला गया था। कहाँ पे? मैं अपना जीवन समर्पित, वृंदावन रहा था मैं काफी टाइम, 4 साल 5 साल ऐसा कुछ समय था आपका? करेक्ट। कहाँ रहे वहाँ पे? मैं वृंदावन में रहा, आश्रम में रहा, और ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके वहाँ भिक्षा मांगना, शिक्षा लेना, पढ़ना, सेवा करना, वो सब काम किया। वो मेरे ख्याल से मेरे लिए शायद असली MBA थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन बोलूँगा इस MBA को, MBA मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन, जहाँ मैंने भगवद गीता सीखी, जहाँ मैंने शास्त्र पढ़े और उसको मैंने असाधारण जीवन के साथ रिलेट किया। आज मैं भगवद गीता में बहुत चर्चा करता हूँ। कई बार लोग मुझे बोलते भी हिंदू मुस्लिम ये वो, भगवद गीता इन सबसे बहुत ऊपर है, इन धर्मों से, जातियों से बहुत ऊपर है। वो आपके व्यवहार को, आपके आचार को, आपके विचार को, आपके संस्कार को, सबको सुधार देती है। वो मैंने पढ़ा, वहीं से मुझे क्षमता शक्ति सब वहीं से आई, वहीं से मैं आगे बढ़ा जीवन। क्यों लिया था संन्यास आपने? क्या ऐसा मोमेंट ऑफ ट्रिगर था जिसको लगा कि आप संन्यास लेके उधर चले हैं या उधर गए? तब ये कौन था? कहानी क्या है? मतलब उस फेज, उस ट्रांजिशन के फेज की कहानी क्या है? नहीं, ये देखिए, आप उसी तरफ आगे जाएंगे। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योरसेल्फ इन योर लाइफ अराउंड। वो कहते हैं, बचपन में टीचर कहती थी हमारी, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। तो मैंने मित्र, साधु संत मेरे मित्र हो गए थे। उनके साथ बैठ के मैं उनकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन की सुनता था, समझता था। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आया, मुझको बहुत अच्छा लगा ये। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और MBA फाइनल ईयर मैंने मंदिर से रह करके ही किया था। आखिरी साल में मंदिर में रहा करता था और वहीं से, अच्छा, वहाँ से पढ़ाई भी हो रही थी आप? हाँ, मैं मंदिर में रहता था और वहाँ से आखिरी साल कॉलेज के जाया करता था। नोएडा में मेरा कॉलेज था, ईस्ट ऑफ कैलाश में मैंने रहना शुरू कर दिया था और वहाँ से फिर मैं जाता आता था। संन्यास से कैसे, संन्यास से बाहर आए? संन्यास नहीं कहेंगे, मैं संन्यास जो है वो एक आश्रम है, मैं संन्यास तक नहीं पहुँचा था अभी। सन्यासी हमारे सनातन धर्म में त्रिदंडी सन्यासी को बोलते हैं, जहाँ से आप वापस नहीं आते, फिर वो आजीवन संन्यास हो जाता है। तो मैं ब्रह्मचारी था और ब्रह्मचारी जीवन से ऐसा रहा कि मेरे गुरुजी का आदेश था बाद में कि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई भी अच्छी जानते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई भी अच्छी जानते हैं, आप उसको जाकर के शास्त्रों के माध्यम से सही बुद्धि, सही ज्ञान जाकर के बाहर दीजिए, यहाँ अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपके गुरुजी? अच्छा। और फिर मैं उसके बाद आगे निकला। मैंने उनसे पूछा मैं क्या काम करूँ। उन्होंने कहा कि आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बनिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनिए। अब आपको उसको ब्राह्मण का काम बोलते हैं, पठन पाठन यजन याजन, पढ़ना पढ़ाना। तो आप पढ़ने पढ़ाने का काम करिए, पढ़िए और पढ़ाइए लोगों को।
तो मैं उसी काम पे आगे निकला। उन्होंने कहा आप ये करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं इसी काम पे लग गया और उसी काम पे लगा तो सफलता लगातार मिलती चली गई। आज विनम्रतावश हम ये बोलेंगे हाथ जोड़ के कि पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नंबर 1 भी हम ही, 2 भी हम ही, 3 भी है, 4 भी और 5 भी है। वो सारी रैंक हम ही को चाहिए। उसी मॉडल पे हम काम करते हैं। कस्टमर की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो कि कस्टमर आपके बिना अपने आप कहीं और सॉल्व ना करा पाए, तो वो सारी रैंक आप ही के पास आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए सेवा की भावना चाहिए, अहंकार की भावना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको वैल्यू क्रिएशन की भावना चाहिए। वैल्यू क्रिएट करेंगे तो वैल्यूएबल आएगा। पीछे अभी मैं किसी एक कम्युनिस्ट कंट्री में गया था, उनके पॉलिटिकल लीडर से मेरी चर्चा चल रही थी। किस देश में? मैं नाम नहीं बताऊंगा उस देश का। अच्छा। वो प्राइवेट चर्चा थी, वो प्राइवेट कंसल्टिंग थी, लेकिन वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, बड़ी कंट्री, वो पावरफुल कम्युनिस्ट कंट्री थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और कंट्री भी नेचुरली एक कम्युनिस्ट कंट्री की तरह ही काम कर रही है बहुत सालों से वो। अब उस देश में वहां पे कब की घटना है, मतलब ये तो बता दीजिए। आज से 20 दिन पहले की। आज से 20 दिन पहले की। और मैं वहाँ काफ़ी देर चर्चा उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हुई और मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा उनको ये समझाने में कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी जो है ना, वो ऑल परवेजिव जो आप चाहते हैं, ऑल एनकम्पासिंग जो आप चाहते हैं, वो है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। आपको तो बोले क्या फिलॉसफी ठीक है? अब फिलॉसफी ठीक क्या है? मेरिटोक्रेसी। आप कम्युनिस्ट फिलॉसफी में मेरिटोक्रेसी की हत्या करते हैं। थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करके, थोड़ा और इजी करके, और इजी करके समझ लीजिए इतना है कि सिंगापुर मेरिटोक्रेसी पर चलने वाला देश है और सिंगापुर आज दुनिया के कम से कम 7 कैटेगरी मतलब जहां पे मेरिट के हिसाब से निर्णय मेरिट लिया के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए, रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं। इक्वालिटी इज द राइट, इक्वालिटी इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम सब बराबर नहीं है, कभी भी बराबर नहीं होने वाले। हम कभी भी बराबर नहीं हो। हर एक की क्षमता अलग है, हर एक के पास स्किल सेट अलग है, ताकत अलग है। आप सबको बराबर कर दो तो आप इनोवेशन का पोटेंशियल, आप नई डिस्कवरीज का पोटेंशियल, आप बड़ी ग्रोथ का पोटेंशियल खत्म कर दें। कि उसको क्या बोलेंगे, जिसका 100 में 50 नंबर आ रहा है वो भी बराबर, जिसका 100 में 100 नंबर आ रहा है वो भी बराबर। महत्वपूर्ण यह है कि जिसके पास जिस चीज में दम है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसको जितना आगे बढ़ाएंगे, जब खुशहाली आएगी तो फायदा सभी का हो। तो उनका लॉजिक क्या है? उनका तर्क यह है कि भाई जिस समय जब कम्युनिस्ट फिलॉसफी से जीते हैं तो लोगों के मन में शांति रहती है, सब लोगों का ध्यान रखा जाता है, सद्भावना होती है। बिल्कुल ठीक। चर्च जाने का समय मिलता है उनको, मस्जिद जाने का, मंदिर जाने का समय मिलता है उनको, परिवार के साथ समय बिताने का समय मिलता है उनको। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पैसा 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 पैसा, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक गलत फिलॉसफी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, सब वैल्यू क्रिएशन के पीछे भाग रहे हैं। पैसा तभी तो आएगा जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे। आज टाटा ग्रुप क्या है? टाटा ग्रुप देश की 4% टैक्स और 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस ग्रुप देश के 3% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वो कहते हैं कि पूंजीपति सारा पैसा खा जाता है। कैसे खाता है? चटनी लगा के खाता है, ब्रेड में लगा के खाता है। बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बड़े ग्रुप्स के जो पूरा उनके पास जितना पैसा है, जितनी संपत्ति है, उसको कंट्रीब्यूशन के टर्म में कैसे देख रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? टैक्स, सरकार को देना, रेवेन्यू। सरकार का काम क्या होना चाहिए? सरकार का काम होना चाहिए पॉलिसी और प्रिंसिपल ऐसे बनाए कि ये कैपिटलिस्ट या ये बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर किसी का शोषण ना करे, ये किसी का शोषण नहीं करे। यानी कि आपका सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, तो आप मेरिटोक्रेसी को किल कर देते हैं। चाणक्य पंडित ने अपने टाइम पे मेरिटोक्रेसी को बिल्ड किया, उस टाइम से मेरिटोक्रेसी बिल्ड होती आ रही है। आप जो है पॉलिटिकल एजेंडा के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग, और मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज पे आज कोई कमेंट नहीं करूंगा। किस चीज को इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा के लिए? इसी को इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई तुम जो है दलित हो, तुम महादलित हो, तुम्हारा वोट शेयर मेरा, तुम्हारा वोट शेयर मेरा। महादलित का मतलब क्या हो गया? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बना दी मैंने। महादलित का मतलब क्या हुआ? भाई तुम्हारे लिए देयर इज नो कंपटीशन बट आई एम द कंपटीशन। ऑल द महादलित्स विल कम बैक टू मी बिकॉज आई एम द वॉइस ऑफ दीज महादलित्स। आपने क्या किया वहां पे? वैसा करते ही आपने एक अलग कल्ट क्रिएट किया, और आपने कल्ट क्रिएट किया। आप उनके अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन उनको सक्षम बनाने पे काम करिए, सक्षम बनाने पे काम करिए, और सक्षम जो बनता जा रहा है उसको आगे बढ़ाइए। वो है मेरिट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गरीब की मदद नहीं करनी। गरीब की मदद तभी होगी जब खुशहाली आएगी, फायदा सबका होगा। खुशहाली लानी है आपको बदहाली को और बदतर नहीं बनाना, उसको सब कुछ फ्री में देके। मेरा यहाँ पर एक सवाल है जो कि कौंधना लाजिम है कि विवेक बिंद्रा, आप आरक्षण पे क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी ये बहस हो रही है, अभी हम लोग की ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं, और मामला कोर्ट में, मीडिया में अपने अपने तरीके से चल भी रहा है।
क्योंकि हम उस आइडिया के हैं कि आरक्षण है वो इसीलिए है कि सक्षम बनाने के लिए है, जो अपने को लगता है सक्षम बनाने के लिए है, सभी को उसके हिस्से की हिस्सेदारी मिले, नौकरियों में मिले, विद्यालयों में मिले, यूनिवर्सिटीज़ में मिले, कॉलेजेस में मिले। बात और मुझे भाई साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि फिर मेरिटोक्रेसी बड़ी चीज़ है। हाँ, आप ये कह रहे हो, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ नहीं मिले। आप कह रहे हो सभी को हिस्सेदारी मिले, मैं कह रहा हूं सभी को नहीं मिले। पूछे क्यों? इसलिए नहीं मिले जो सक्षम है उसको मिले। अब वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से आता हो, अगर वो काबिल है, उसमें क्षमता है तो उसको मिले। ये नहीं कि मैं इस जात का हूं तो मुझको मिले। ये कई बार लोग ना मुझसे शिकायत करते हैं कि भगवत गीता में ब्राह्मणवाद सिखाया गया है या भगवत गीता में जो है हिंदूवाद सिखाया गया है। उन लोग को क्या है, घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट करते हैं, तो जानकारी कुछ है नहीं, और ये सब वही पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंडा के चलते कुछ भी जो मन करे कमेंट करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं आपको उत्तर देता हूं उसका। कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। सुनिएगा ध्यान से सिद्धांत जी, क्या कह रहे हैं? गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया कृष्ण ने, जन्म विभागश नहीं किया। आज के नेताओं ने जन्म विभागश कर दिया। वहां से दिक्कत है कि तुम जो है आज इसके ब्राह्मण के बेटे इसलिए ब्राह्मण और तुम शूद्र के बेटे इसलिए शूद्र। गलत है ये। कृष्ण ने बोला ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मेरी सृष्टि। 4 कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन गुण कर्म विभागश। ये कृष्ण की बात रिपीट कर रहा, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं है। गुण कर्म मतलब क्या हुआ भाई साहब? गुण का मतलब हुआ साइकोलॉजी, कर्म मतलब फिजियोलॉजी, साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से डिसाइड करेंगे वो आदमी क्या काम करेगा। आप एक बात बताओ ना भाई साहब, जज का बेटा बिना पढ़ाई किए अपना जज बन जाता है? गाइस लाउडली यस नो, एवरीबॉडी कम ऑन, यस नो। लॉयर का बेटा लॉयर बन जाता है? यस नो। उसको चाहिए गुण कर्म ऑफ द लॉयर, गुण कर्म ऑफ द जज। भाई साहब, आपके पास में जो साइकोफिजिकल नेचर है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसी वो है मेरिटोक्रेसी, मेरी क्षमता के हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से। उससे सही समाज बनेगा। समाज सही तभी बनेगा जब आप काबिल को आगे बढ़ाओगे। समाज तब सही नहीं बनेगा जब सबको आगे बढ़ाओगे। काबिल को आगे बढ़ाओगे वो सबको आगे बढ़ाएगा, वो अपने आप बाकियों को आगे बढ़ाएगा। हर एक को ब्राह्मण बनने की, ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। वही हो रहा है। इस बहस को आगे ले चलेंगे, आगे सवाल पे चलेंगे। जहां इच्छा करे वहां लेके जाइए, आप पूरा फ्रीडम रखिए। मैं एक्सटेम्पोर चल रहा हूं, बिना नोट्स के, क्योंकि बिना सोच के। आप जो पूछेंगे आपको फटाफट जवाब दूंगा। मैं नोट्स वाला इंसान हूं, लेकिन मेरे वर्ड्स पर मिनट पे क्लियर कर दूं, मैं नोट्स के हिसाब से चलता हूं। मेरे वर्ड्स पर मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार लोगों को थोड़ा धीरे करके बोलना पर शिकायत भी करते हैं। वर्ड्स पर मिनट ज्यादा होते हैं, मतलब अच्छा तेज जल्दी जल्दी बोलते हैं। ओके, फिर यहीं पे एक वो ब्लीक लाइन है। ब्लीक क्या मतलब, मेरे ख्याल से वो काफ़ी विजिबल लाइन है बिलीफ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच की। एक पत्रकार के तौर पे मेरे लिए सबसे ज़रूरी किताब भारत का संविधान है। उसमें जो लिखा है, उसके प्रियम्बल में जो लिखा है, उसके सेक्शंस में जो लिखा है, नहीं संविधान याद करके नहीं बैठा हूँ। मुझे पता है कि हर बार मुझे इंटरनेट की मदद लेनी पड़ती है, किताबों को पलटना पड़ता है कई बार रेफरेंस देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो लिखा है हम भले ही एग्री ना करें, चलेगा इससे सब कुछ। कोई समस्या नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, उससे चलना चाहिए। परंतु मुद्दा यह है कि क्या संविधान आज तक टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस से परे रहा है? सुनना मेरी बात को। इज इट अ टाइमलेस विजडम? क्या ये समय काल परिस्थिति के परे? नहीं। संविधान हर बार इंप्रूव किया गया है, हर बार संविधान में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जिस चीज में अगर बार बार चेंजेस आ रहे हैं, बार बार इंप्रूव किया जा रहा है, तो वो परफेक्ट नहीं है। आप उसको रिस्पेक्ट करिए, पर परफेक्ट मानिए वो मैं नहीं मानता। मैं इंप्रूवमेंट साइकिल में बिलीव करता हूं, यही मेरा उत्तर है। मतलब आप भी एक परफेक्शन का एपिसोड आप एक गुंजाइश देखते हैं उसमें, आप ये कह रहे हैं कि उसमें परफेक्शन की और उस संविधान में, इन चीजों में और परफेक्शन किया जा सकता है। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ना देखूं तो आप मुझे मुर्दा कहिएगा। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा है। मुझे कुछ भी प्रूव नहीं करना, हर चीज को इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करने के लिए मुझे सबको साथ में लेके चलना है। आप जब शुरू किए लोगों से बात करना, आपने शुरू किया था,
तो क्या मतलब उस समय शुरुआती माहौल कैसा था? क्योंकि अभी तो विवेक बिंद्रा को जानते हैं बहुत सारे लोग, अभी तो सेमिनार आपके हाउसफुल रहते हैं, लोगों को लोग बताते हैं कि वेट पीरियड है, अभी धीमे धीमे इतने इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं आपके सेमिनार्स वगैरह के लिए। शुरुआत की तो इतना कैसा माहौल था? एकदम कुछ कम लोग थे, धीरे धीरे फिर कैसे प्रोपगेट हुई कहानी आपकी? सिद्धांत जी, बड़ा सरल है। शुरुआत में जब मैंने पहली दफ़ा अपना वीडियो डाला तो मेरे एम्प्लॉय 3-4-5 जो मेरे साथ काम किया करते थे शुरू में, अच्छा, वो हंसने लगे कि अपना ही वीडियो बना रहे हैं। अरे उन्होंने बोला? हाँ हाँ। तो क्या मोबाइल से शूट किया था, कैसे कैमरा में? मोबाइल से किया था। फिर एक प्रोफेशनल कैमरामैन को बुलवाया, अपने ही कमरे की दीवार के सामने खड़ा होकर के उसने बोलना शुरू किया। क्या स्क्रिप्ट खुद से लिखते थे, ऐसे सोच के जो भी आ रहा है दिमाग में चल रहा है? मेरा ना थोड़ा स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ, पर मेरा कन्विक्शन बहुत हाई रहता है। मुझे लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपकी कन्विक्शन, आपकी टोन से ज़्यादा बोलती है बजाय कि स्क्रिप्ट के। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़े पत्रकार हैं ना आपकी इंडस्ट्री में, जो टॉप 5 हैं, वो अपनी कन्विक्शन से बोलते हैं, स्क्रिप्ट से कम बोलते हैं। और जितने स्क्रिप्ट से बोलते हैं वो सब पीछे के पत्रकार कभी आगे बढ़ते दिखेंगे नहीं आपको। ये लिख लीजिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा आपकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी ज़्यादा भयंकर कन्विक्शन। प्रिपरेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, पर इट इज़ मोर कन्विक्शन। तो बात आपका प्रश्न ये था कि हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे, हाँ अपनी कन्विक्शन तैयार करते थे, माइंडसेट से तैयार करते थे, पर कोई वीडियो देखता नहीं था। तो प्रश्न पे वापस आता हूँ, क्या हुआ शुरुआत में? हुआ ये कि मैं एक दिन अपनी टीम को बोला, देखो देखो आज 4 लोगों ने वीडियो देखा। तो बोले सर आप ही ने अपना वीडियो 4 दफ़ा देखा है। अच्छा, आप ही ने 4 दफ़ा देखा है, खुद के व्यूज हैं आपके और कोई नहीं देख रहा वीडियो आपके। तो शुरुआत हमेशा स्लो होती है। पहली दिन जब मैं जिम गया था तो उसके बाद जब स्वेटर उतार के देखा तो आर्नोल्ड नहीं लग रहा था अपने आप को देख के। पहले शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा ही रहता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जो भी आपके माध्यम से आज लोग देख रहे हैं, जिस एरिया पे काम कर रहे हैं, भाई साहब कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप यूपीएससी की पढ़ाई के बच्चों को बहुत सिखाते हैं, सिखाते हैं नहीं, उनके ऊपर काफ़ी वीडियो डालते हैं, मुझे कोई बता रहा था। तो यूपीएससी भगवान में भगवद गीता में भी सिखाई है। वो कैसे सिखाई है? उनके हिसाब से यूपीएससी का अर्थ है अनफ्लिंचिंग पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। यूपीएससी अनफ्लिंचिंग पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, अनवेवरिंग पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। एलैबोरेट का अर्थ यह हुआ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप विद और विदाउट रिजल्ट, वाओ एटीट्यूड, WOW, रिजल्ट आएगा तो भी काम करूंगा, नहीं आएगा तो भी काम करूंगा, सर्कमस्टांसेस अच्छे तो भी करूंगा, नहीं अच्छे तो भी करूंगा। आसपास जो कंडीशन है वो मेरे हाथ में नहीं, जो रिएक्शन आएगा वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन एक्शन मेरे हाथ में है। तो कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो मेरे हाथ में एक्शन है, मेरे हाथ में एफर्ट है, मैं उस एफर्ट को इन्फ्लुएंस करूंगा। जितनी मात्रा में एफर्ट मजबूत करूंगा उतनी मात्रा में मैं रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा नहीं तो। कर्म करोगे, हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन कर्म नहीं किया गया तो पक्का हो गया फल नहीं मिलेगा। आप मतलब आप जैसे बता रहे थे कि आप प्रिपेयर्ड रहते हैं बहुत, मतलब इसमें तो ये कौतूहल का विषय है कि क्या लिखते पढ़ते कि क्या क्या है, मतलब किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, या इधर बीच क्या पढ़ रहे हैं, OTT पे मूवीज़ देखते हैं, गाने देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स क्या वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह। क्योंकि अभी तो होता है मेरा बालम चलावे जिप्सी और मेरा बालम थानेदार, कच्चा बादाम, रील शॉर्ट्स होता है ना, ये सब तो ये सब भी बड़ा वायरल, तो ये सब भी वायरल कंटेंट वगैरह भी देखते हैं। क्या है कंजम्पशन, क्या है आपका? मैं क्या देखता हूं या क्या पढ़ता हूं, क्या समझता हूं, उसका सिर्फ एक ही जो है सूत्रधार है, फाउंडेशन है, जो डायरेक्शन देता है मुझे, वो है मेरे कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम। अच्छा, लेके चरण करते हैं उसके मैं आसपास। रोज कस्टमर्स का नया प्रॉब्लम ढूंढता हूं। मेरा ऐसा मानना है, क्रिएटर और कंज्यूमर जितना नजदीक रहेगा, प्रोडक्ट उतना बढ़िया बनेगा। सुनिएगा ध्यान से, आप कौन है? क्रिएटर, ठीक है, ललन टॉप के एंकर बोलेंगे हम आपको, सिद्धांत जी, और एक है कंज्यूमर जो आपका वीडियो देख रहा है। जितना ज्यादा आप और आपके कंज्यूमर आपस में नजदीक रहेंगे, उतना अच्छा आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं आपको? तो मेन मुद्दा यह है कि कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। तो मैं क्या देखता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या सुनता हूं, मैं क्या समझता हूं, मैं वही देखता हूं जिससे मैं अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। उसके आजू बाजू मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं। उससे जुड़ी हुई चीजें उठाते हैं देखने या पढ़ने के लिए, जो भी इश्यूज। अपने गोल स्टेटमेंट के बाहर जाएंगे ना तो गोल गोल हो जाएंगे, और जितना गोल स्टेटमेंट के भीतर रहेंगे उतना ज़्यादा बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैं एक वीडियो में बोल भी रहा था कि यंग लड़के आपके यहाँ प्रोग्राम बहुत देखते, तो या तो गोल स्टेटमेंट को पकड़ लो या गर्ल स्टेटमेंट को पकड़ लो, है ना, या सेक्स स्टेटमेंट को पकड़ लो या सक्सेस स्टेटमेंट को पकड़ लो। आपका फोकस कहाँ है वो आप ही को ढूंढना है। आपके स्टार्टअप पे, बड़ा बिजनेस पे आते हैं, ग्लोबल ACT ऐसे नहीं शुरू हुआ था?
2012? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा रिसर्च करके लाते हैं हम। ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। क्या कहानी है प्लीज? ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, ग्लोबल एक्ट, ये मैं कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया करता था। मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैमबैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, बेल, होंडा, आयशर, एस्कॉट, सब बड़े कॉर्पोरेट्स में काम किया मैंने। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की कई समस्याओं को सुलझाया मैंने। यूनियन की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो यूनियन मैनेजमेंट के आपस में झगड़े होते थे, कहीं झगड़े बढ़ जाते थे। ये मानेसर वाले केस की बात कर रहे हैं, मारुति वाला? हाँ, मानेसर से मुझे पहली बार पहचान मिली थी। मारुति आपके क्लाइंट थे? मारुति मेरा क्लाइंट था। मारुति ने मुझे, मतलब उसका नाम उसमें ग्लोबल एसीटी था कंपनी का ना उस समय? ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है। मानेसर में प्रोटेस्ट चल रहा है? मानेसर में प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरी उन दिनों आरसी भार्गव जी चेयरमैन, उनसे बात हुई। एसवाई सिद्दीकी, उनके उस समय डायरेक्टर CHRO हुआ करते थे, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया भाई ये समस्या इतनी लंबी है कि टॉप कंसल्टिंग कंपनीज को बुला लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवद गीता। एक तरफ मैनेजमेंट बिठाई, एक तरफ यूनियन बिठाई, दोनों को साथ में पहली बार लाने वाला व्यक्ति मैं था। और ये मारुति एंडोर्स करती रही है इस बात को, समय समय पे मुझे बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया का या हाईएस्ट रैंकिंग ट्रेनर का अवार्ड देती रही है मुझे हमेशा। तो और वो मतलब आंसू के साथ गले मिलवाए मैंने हीरो मोटोकॉप में भी। अच्छा, हीरो में भी यही हुआ? हीरो मोटोकॉप में भी, एस्कॉट्स में भी। एस्कॉट्स के अंदर इतना हल्ला हुआ करता था फरीदाबाद के प्लांट में। यूनियन की उम्र हो चुकी थी उस समय, 55 साल एवरेज एज थी यूनियन की, पुरानी यूनियन। हाँ, अरे कहा बेटा हमको सिखाओगे? खुर्राट मजदूर पुराने दोनों तरह के थे, हरियाणा के और कॉन्सेंट्रेशन यूपी का, ईस्टर्न यूपी का। दोनों का अपना स्वाद होता था बात कर। अरे द्यूं के हाथ एक धर के, वो हरियाणा हो गया। हाँ, कहा भैया समझे नहीं, कहा इधर बैठ जाइए, हाँ घर पहुंच नहीं पाइएगा। तो वो ईस्टर्न यूपी स्टाइल हो गया। अब यूनियन की अपनी अपनी टीम्स हुआ करती थी, बहुत झगड़ा होता था वहाँ पे। उनको साथ में बैठा के साथ में लाना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्रॉम भगवद गीता, ये ग्लोबल एक्ट में मैंने किया था। वहाँ से बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी प्रमोशन के, CHRO और HR हेड जब अलग अलग कंपनी चेंज किया करते थे तो मेरे को साथ ले जाया करते थे अपने। बोले अब आप होंडा में आ जाइए, अब आप Hyundai में आ जाइए, अब आप इस कंपनी में आ जाइए। तो ऑटोमोबाइल से चालू हुआ, Tier 1 Tier 2 वेंडर्स के पास जाना शुरू, फिर बाकी कॉर्पोरेट्स में गए हम लोग। अब क्या है देखो, आप अगर आज एक HR हेड यहाँ पे हो, 2 साल 3 साल में आप नौकरी बदलते ही हो, 4 साल में नौकरी बदलते हो, आप जहाँ जाते हो तो वहाँ आप हमको ले आते हो साथ में। ऐसे करते कराते 1,500 कॉर्पोरेट्स हमारे क्लाइंट हो गए, पैसा अच्छा कमा रहे थे। पर वीडियोस देख करके सवाल हमारे को आ रहे थे छोटे व्यापारियों के, दुकानदार के, कि मैं जो है डीमार्ट कैसे बनूं, बिग बाजार कैसे बनूं। सवाल क्योंकि आप बड़े क्लाइंट्स को डील कर रहे हो और छोटे व्यापारी देख रहे थे, छोटे क्लाइंट्स के सवाल आ रहे थे, दुकानदार के, राशन वाले के सवाल आ रहे थे उसके, कि मैं आज एक जो है मॉडर्न ट्रेड की तरह चेन कैसे बनाऊं रिटेल स्टोर्स की। मेरा छोटा प्लांट है, मुझे कोई कर्जा नहीं दे रहा है, मैं इस प्लांट को टर्न अराउंड कैसे करूं। मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कर्जा कहां से मिलेगा, या जो क्लाइंट लूंगा LC क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, या मैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाऊं। छोटी छोटी चीजें आ रही थी हमारे पास में। हम कहे यार इनकी कॉर्पोरेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हजारों ट्रेनर है देश में। ये जिसको कोई जो पैसा नहीं दे सकता है, जिसकी कोई मदद नहीं करेगा, उसकी अगर मदद करने उतर जाए हम बाजार में, तो वो बहुत बड़ा बाजार है। तो हमें समझ में आया कि बॉटम ऑफ पिरामिड और मिडिल ऑफ पिरामिड, असली जो है ना देश में ग्रोथ वहीं पे ही है, वहाँ पे आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं ना BOP मॉडल, समझते हैं? बॉटम ऑफ पिरामिड मैनेजमेंट का एक मॉडल होता है। देश का 55% कोल्ड ड्रिंक गाँव में बिकता है, देश का 62% सिगरेट गाँव में बिकती है, देश की 63% LIC इंश्योरेंस गाँव में होती है, देश की 65% मोटरसाइकिल गाँव में बिकती है। तो उसके लिए छोटा सोल्यूशन बनाया जाता है। छोटू कूल रेफ्रिजरेटर गोदरेज लेके आया, वो क्या है, बॉटम ऑफ पिरामिड के लाया। 8 रुपए की रिटर्नेबल कोका कोला की बॉटल ये कोका कोला लेकर के आया, ये गाँव में लेकर के आया। छोटा 2 रुपए का सैशे डिटर्जेंट का या टूथपेस्ट का या इनका, ये गांव में लेकर आया गया। ये बॉटम ऑफ पिरामिड की मार्केट है। जियो बॉटम ऑफ पिरामिड की मार्केट है। तो बॉटम ऑफ पिरामिड से आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि वहां पे उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, वो सोल्यूशन बिल्ड कर दिया तो गेम चेंज। तो इसीलिए हम छोटे व्यापारियों के लिए बाजार में उतर गए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो सब कर ही रहे थे, हम भी कर लेंगे, क्या फायदा। काम तो वहां करेंगे भाई साहब जहां पे हम ऐसा इंपैक्ट लाएं जो फिर हमारे बिना ना आ पाए। कहाँ था ग्लोबल एक्ट का ऑफिस आपका? मतलब उसके बारे में कहानी है कि वहाँ पे आप समय बचाने और सब कुछ के लिए, मतलब सब कुछ के साथ वहाँ के टॉयलेट भी साफ करते थे, आपने एक इंटरव्यू में बताया है। फरीदाबाद में था पहला ऑफिस हमारा, फिर उसके बाद मोहन कोऑपरेटिव तक हम पहुंचे, पर उसके बाद फिर बाद में वाइंड अप कर दिया था हमने मोहन कोऑपरेटिव के बाद। अच्छा। और फिर हमने 2018-19 में हमने बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया था। बड़ा बिजनेस कैसे शुरुआत हुई? बड़ा बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही हुई। हमारे एक एम्प्लॉय कुणाल वर्मा, उनकी धर्मपत्नी ने ये नाम हमारे को दिया, सुझाव दिया
अच्छा, आपके एम्प्लॉय ग्लोबल एक्ट के एम्प्लॉय थे? हाँ, ग्लोबल एक्ट बाद में बंद करके ग्लोबल एक्ट के सारे मतलब एम्प्लॉय एक तरह से रीशेप कर दिया उसको, एक तरह से कहे तो। करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है, इसको लीगल भाषा में बोला जाता है। तो आपका बिजनेस वहाँ से ग्लोबल एक्ट से बड़ा बिजनेस में आ गया, वो कंपनी बंद हुई, ये कंपनी नई शुरू की, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, इसकी लिस्टिंग की तैयारी के लिए लेके गए थे हम लोग। इसी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी लेंगे, इसी के अंदर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसी के अंदर हम इसको लिस्टिंग के लिए तैयारी करेंगे। तो पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल फाइनेंशियल्स हैं हमारे आज। 300% की ग्रोथ लेते रहे कंपनी में। 3 चीज़ों को कंट्रोल में रखता हूँ मैं, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। वो 3 चीज़ें कंट्रोल में हो तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। तो उसी तरह बड़ा बिजनेस को आगे लेके गए और वहीं से बड़ा बिजनेस में छोटे व्यापारियों को का बिजनेस बड़ा करने के लिए हमने काम किया। वही इसकी आइडेंटिटी है। तो एज एन आइडेंटिटी आई एम अ हिंदी स्पीकर। फिर 2016 में आप ये का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई वहाँ पर 2016 में शायद, और उस गड़बड़ी से एक शिफ्ट आया फिर, जिससे बड़ा बिजनेस का रास्ता खुलता है। हाँ, क्या हुआ था प्लीज? 2016 में मेरे कुछ बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे उस समय। एक जूता बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, एक ट्रैक्टर बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी, एक रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी थी, एक ऑटोमोबाइल में कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी कंपनी थी। ये 5-6 बड़ी कंपनीज के साथ मेरे प्रोजेक्ट चल रहे थे। हर एक से मुझे अच्छा पैसा आता था। तो और मैंने जो है एक टीम हायर करी हुई थी। उस टीम में एक आदमी ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी, जो 5 प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, जिसके कारण हमें पता नहीं चल रहा था। 5 प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। वो 5 प्रोजेक्ट में एक डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व था कॉमनली। और वो गड़बड़ ये हो गई कि हमारे को 3 महीने से पेमेंट नहीं आई। क्लाइंट ने बोला अभी देंगे, अभी देंगे, ये कागज जमा करो, ये कागज जमा करो। और 18 जून 2016 से लेकर के 26 जून 2016 के अंदर अंदर हमारे ये 5 बड़े प्रोजेक्ट बंद हो गए अचानक, और 3-3, 4-4 महीने से पेमेंट नहीं आई थी। और मुझे तनख्वाहें देनी थी। हमारा तनख्वाह का नियम बिल्कुल फिक्स्ड है, 1 तारीख को तनख्वाह देंगे तो देंगे। अब हम 30 तारीख को देते हैं तनख्वाह। और कितने एम्प्लॉय थे उस समय? उस टाइम पे 80 एम्प्लॉयज़ थे और सबकी तनख्वाह 70 फंस रही है एक तरह से। ये सिनेरियो आ गया सामने। पैसा ही नहीं था मेरे पास। 2 दिन में मकान बेच दिया मैंने। मकान बेच दिया? मकान बेच के मैंने तनख्वाह दी, किसी को पता नहीं लगने दिया। बाद में पता लगा, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं मेरे को। हमारा मानना पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। तो एम्प्लॉयज़ को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ये मुझे बचपन में रियलाइज़ हो गया था। बचपन मतलब काफ़ी साल पहले रियलाइज़ हो गया था कि एक राशन की दुकान पर जब मैं कुछ खा रहा था, उससे बिस्किट लेके, तो मैंने पूछा तुमने दुकान डबल कर ली? बोले हाँ, धंधा बढ़ गया है। तो मैं बोला क्या रुपए की सेल हो जाती है पर डे? तो मुझको बता रहा था 1 तारीख से 7 तारीख सेल बहुत ज़्यादा होती है और 21 तारीख से 30 तारीख सेल बहुत कम रहती है। मैं पूछा ऐसा क्यों? बोला तनख्वाह आती है उस समय। तब मुझे महसूस हुआ कि तनख्वाह आने पे लोग खर्चा करते हैं। तो तनख्वाह का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके घर के एक्सपेंडिचर्स को प्लान करने में। हाँ, तनख्वाह आती है तो आप रेंट और तमाम चीज़ें सबसे पहले पे करते हो, जरूरत के सामान खरीदते हो। उस दिन हमने निर्णय लिया था कि एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं हिलने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम चले ना चले, एम्प्लॉय की तनख्वाह जरूर चलनी चाहिए टाइम से। फिर घर बेचा आपने? फिर टर्न अराउंड कर दिया था, कोई समस्या नहीं है। फिर आ गया, मतलब वापस पटरी पे आ गई गाड़ी? जून में 2016 जून में मैं लॉस में था, भयंकर लॉस में था। मकान बिक गया। लेकिन 2015 में जितना मेरा टर्नओवर था, मैं नवंबर 2016 में फिर से बिजनेस को बिल्ड कर गया और दिसंबर से लेकर मार्च तक मैंने इतना टर्नओवर कर लिया कि वो 2015 के मुकाबले फिर से 3 गुना हो गया था। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ लंबा समय बहुत तकलीफ में रहे। एक भयंकर तकलीफ आई, पैसा खत्म हो गया, कर्जे में चले गए, मकान बिक गया। उसके 6 महीने के अंदर फिर टर्न अराउंड कर दिया हमने। कितना कर्ज में चले गए थे? ज्यादा ही हो गया होगा। कुछ नहीं, 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान था उस समय। 5-7 करोड़ रुपए का मकान वो कौन बिकने बिकाने में सब करने में। 4-5 करोड़ के कुछ नहीं, क्यों कौन लगाता है? ऐसे मत करिए। देखिए, ये छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अच्छा जी, मेरा ऐसा मानना है ना। 4-5 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता। आपके पास असीमित क्षमता है भाई साहब। अपनी असीमित क्षमता में 5 करोड़ को बड़ा अमाउंट मान लेंगे तो जीवन में करेंगे क्या? इतनी बड़ी क्षमता आपके पास में है, आपने अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं किया, अभी उपयोग नहीं किया है। वो आपको पहले विश्वास होना चाहिए और मेरा काम होना चाहिए कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं। उसके बाद सही ट्रैक दें, सही डायरेक्शन दें, आप कर पाएंगे आगे। थोड़ी कोई मुकेश भाई अंबानी का जन्म नहीं मालूम आपको कैसे हुआ? हाँ, उनके जन्म पे वो चतुर्भुज जन्म हुआ था उनका। उनके हाथ में कमल, गदा, पद्म सब हाथ में लेके हुआ था मुकेश भाई अंबानी और गौतम भाई अडानी का जन्म है ना? नहीं भैया, वो भी नंगे ही पैदा हुए थे सबकी तरह, है ना। और वो भी यहीं पे आगे बढ़े हैं सबके सब। गौतम भाई अडानी का कोई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। आपके सुनील भारती मित्तल, कितने बड़े बड़े व्यापारी हमारे देश में रहे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कहाँ से कहाँ पहुँच गए सबके सब। क्षमता सबके पास है।
आपको उसको विकसित करना है, किसके साथ उठते बैठते हैं, आपके आजू बाजू कौन है, शकुनी मंत्रा के साथ तो नहीं रहते हैं आप, आपका एडवाइज़र कौन है, गाइडेंस किससे लेते हैं, मजबूती से कंसिस्टेंसी से काम कितना करते हैं, कोई समस्या नहीं है, हर आदमी आगे बढ़ सकता है। क्या सक्सेस स्टोरी है? कितने लोग हैं जिन मतलब रिफॉर्म कर चुके हैं? ऐसा कोई डाटा रखते हैं अपने पास कि इतने लोग आए, इतने क्लाइंट आए? क्या होता है मतलब कि आप समय लेते हो कि यार कोई क्लाइंट आया प्रॉब्लम लेकर, और अप्रोच कोई कैसे करे आपको, फिर आप कितना समय लेते हैं उस पर चर्न करने पे, टीम में कौन कौन इन्वॉल्व है, थोड़ा इसके बारे में बताइए प्लीज़। 5-7 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। एक, आज हमारा जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है वो लगभग हो गया 35 मिलियन का, यूट्यूब फेसबुक वगैरह मिला के, और लगभग 20-21 मिलियन यूट्यूब पे होगा। नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड का। तो ट्रैफिक बहुत है हमारे पास में, एंगेजमेंट अच्छा है। हमारी प्राइवेट मोबाइल एप्लीकेशन है, बड़ा बिजनेस, वहाँ लोग आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको प्रोग्राम डिज़ाइन करके देते हैं। मेरी स्ट्रेंथ है आज चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे साथ में IBC काम करता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये वो आम आदमी है जिसको हम लोग ट्रेन करके, रगड़ के, उसको रेडी करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाने के लायक बना देते हैं। इसमें तो अभी रिसेंटली कुछ लोग हमारे साथ में नहीं अच्छा चल पाए, तो हमने एक मॉडल बिल्ड कर दिया जिसको हम बोलते हैं कि मनी बैक गारंटी। अगर आप हमारे साथ IBC बने और 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख कुछ कमाना चाहते हैं और नहीं कमा पाए, तो जो पैसा हमने आपसे लिया है वो पैसा हम आपको वापस लौटा देंगे। 100 दिन के अंदर आप यू शुड स्टार्ट मेकिंग मनी। तो ये मनी बैक गारंटी हमने लॉन्च किया। आज देश के 750 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 2500 शहरों में आज हमारी प्रेजेंस है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे छोटे बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। 120 बड़े ऑफिस हैं हमारे, जिनको हम लोग फुल फ्लेजेड फ्रेंचाइजीज बोलते हैं, जिनके माध्यम से हम आगे जाते हैं। तो एक छोटे टिकट साइज पे एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, वो हमारा काम है। और IBC मॉडल में हमारे को बहुत सफलता मिली। IBC मॉडल पे हमारे साथ में कंज्यूमर भी आता है और हमारा चैनल भी आता है, दोनों मिल करके साथ में हमारे काम करते हैं। तो डेटा ये कहता है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो हमने अपने चैनल को लगभग कमीशन ही बांट दिया है पिछले कुछ दिनों के अंदर हम लोग, और देव डन वेरी वेरी वेल विद अस। वो अच्छा तेज हमारे साथ में ग्रो किए। 300% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हम लोग ग्रो करते हैं। आज थोड़ा सा बहुत ये ऐसे कठिन शब्द है सब, थोड़ा सा। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब हुआ, आज अगर मैं 100 रुपए का धंधा कर रहा हूं तो अगले साल 300 का करूंगा, 300 कर रहा हूं तो अगले साल 900 का करूंगा। यानी कि अपन मोटा माटी 3 गुना हर साल ग्रो कर जाते हैं। और ये बूटस्ट्रैप्ड है, हमने कोई ऐसा नहीं कि मतलब बॉटमलेस पिट अनंत फंड रेजिंग लिया हो। मैं वो स्टार्टअप हूँ जो शुरू से प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करके चलता हूँ। EBITDA की बात नहीं करता, पैट की बात करता हूँ मैं। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बैलेंस शीट में ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो मेरा ये मानना है कि वो बिजनेस ही नहीं जो दूसरे के पैसे पे किया जाए। बिजनेस ऐसा बिल्ड करिए जहाँ पे आपके बिना कोई काम ना कर सके। बहुत बढ़िया मॉडल ऐसा तैयार करिए। आज IBC जो हमारे साथ में जुड़े हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे माइक्रो फ्रेंचाइजीज हैं, दे आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आज एक इंश्योरेंस कंपनी, एक MLM, एक फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, जिसको हम बोलते हैं IFA, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल, इन सबको कोई इतना बड़ा सपोर्ट नहीं कर सकता जितना बड़ा सपोर्ट हमने किया, जिसके कारण हमारी बहुत बड़ी ग्रोथ हुई। आज 112 कोर्सेज हैं हमारे पास में, हर बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर एक कोर्स है हमारे पास में, और वो 112 कोर्सेज को हम लोग देते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। हमने चैट सपोर्ट के लिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रखा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो वो आकर के पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और इसके लिए हमारे को कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ी है, बिना एडवर्टीजमेंट के हम लोग कंटिन्यूसली ग्रो किए हैं। पर आजकल मैं गीता इन एक्शन पे काम कर रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ कि भगवद गीता के माध्यम से बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आजकल गीता इन एक्शन बहुत सीरीज पॉपुलर हो गई। अच्छा, वो चल रही है आपके यूट्यूब चैनल पे? ओके। आपने MLM का जिक्र किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। इसको लेके लंबे समय से, एक समय बहुत सारी कंपनियां MLM के मार्केटिंग, एक समय आया था आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले या 22 साल पहले, बहुत सारी कंपनियां MLM के नाम पे मार्केटिंग, और कुछ लोग ये थे कि भाई आप उनको ये देखिए प्लान में शामिल होइए। MLM जिनको ना पता हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको अपने नीचे जो प्रचलित मॉडल है वो ये रहा है कि आपको अपने नीचे 2 लोग रखने हैं, फिर 2 लोग अपने अपने नीचे 2 लोग रखेंगे, फिर वो एक चेन पिरामिड की तरह चलता है। पिरामिड की तरह वो चलता रहेगा। और फिर उसमें कुछ कंपनियां आई जिन्होंने पैसा लेकर, पैसा जो उनसे लेती थी मल्टी लेवल मार्केटिंग अपनी टीम में लेने के लिए, उनको कुछ इंसेंटिव भी देती थी, उतने ही पैसे के, कुछ किसी को हीटर दे दिया, किसी को कुछ दे दिया कि भाई ये भी रखो। फिर अचानक से वो कंपनियां गायब हो गई, और फिर उसके बाद वो फेज़ आया, वो कंपनियां गायब हो गई जिन्होंने पैसा लगाया, और जिनके कहने पे पैसा लगाया। फिर एक भयानक संघर्ष शुरू हुआ और बहुत इस तरह की लड़ाइयों का दौर आया कि भाई आपके कहने पे हम तो पैसा डुबा दिए, पैसा लगा दिए, कुछ नहीं मिला, ये है वो है, तमाम चीज़ें। और उसके बाद से मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो पूरी स्ट्रेटजी है, उस पूरे बिजनेस प्लान पे
इस देश में बहुत सवाल खड़े हुए, आज भी हो रहे हैं, उसके बाद से जो भी आया सवाल हो रहे हैं, सही बात। क्योंकि 20 साल पहले कुछ हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। और कुछ बीच में तो कोई सर्वे और करके कुछ 4-5 कंपनियां आई थी आज से 10 साल पहले, बीच में एक स्पार्क आया कि फिर से जिलाएंगे लोग एमएलएम को, लेकिन वो खत्म हो गया और एमएलएम से भरोसा खत्म हो गया लोगों का, दुनिया भर में हो गया। और अब तो एमएलएम प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही है कि इन आरोपों से आपका कितना सामना होता है, अभी भी होता ही होगा, और इसको आप डील कैसे करते हैं? मेरा कोई सामना नहीं है। नहीं, आप डील कैसे करते हैं जब एमएलएम पे क्योंकि लोग ये कंफ्यूजन है कि बिजनेस की, जब हम बिजनेस में जाएं, पैसा कमाएं, तो हम इस तरह के फ्रॉड मॉडल से, कथित रूप से जो फ्रॉड है, बच के रहिए, कैसे बचें? बच के। मेरे पास एमएलएम का कोई सवाल नहीं आता है, मेरा एमएलएम से कोई रिश्ता नहीं है। ये ना तो मैं पता किसी है। एमएलएम कंपनी में आता जाता हूँ, मुझे एमएलएम कंपनी पैसा देके भरपूर इनवाइट करती है, मैं जाता ही नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज को मैं रिस्पेक्टफुली दूर रहता हूँ, लोगों को भी सुझाव देता हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना हो पहले देख लो कंपनी में प्रोडक्ट अच्छा है, पहले चेक कर लो कंपनी के पीपल अच्छे हैं, पहले चेक कर लो कंपनी में प्रोडक्ट की प्राइसिंग ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 50 रुपये के टूथपेस्ट को वो 1000 रुपये का बेच रहे हो, ऐसा नहीं हो 100 रुपये के तेल को वो 2000 रुपये में बेच रहे हो। तो वो चीज़ें चेक कर लो, कंपनी कैसी है, कंपनी स्टेबल है कि नहीं है, तभी ज्वाइन करो। एमएलएम में किसी कंपनी को एंडोर्स नहीं करता, हमारा एमएलएम कंपनी से थोड़ा डिस्टेंस रहता है। हाँ, मैंने एमएलएम का बात इसलिए शुरू किया कि मुझे 2-3 सवाल इसी चेन में पूछने थे। दूसरा सवाल इसी चेन में आप समझिए शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट ये है कि सबके फ़ोन से चल रहा है, ठीक है, स्मार्टफोन में ऐप्स वगैरह हैं, अपना आप वेरीफाई वगैरह करिए, चलाइए जैसे चलाना है आपको, अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसमें निफ्टी, सेंसेक्स, तमाम अपने इंडेक्सेस पे चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमिस्ट का जो ये कहता है कि सब कुछ एक बड़ा सा बबल है, सब कुछ एक बहुत बड़ा सा बबल है शेयर मार्केट, हाँ, नहीं, जो कभी भी फूटेगा। क्रिप्टो करेंसी के लिए बोलते होंगे, शेयर मार्केट को बबल थोड़ी है। शेयर मार्केट तो बड़ा ऑर्गेनाइज सेबी के साथ नहीं मान रहे हैं कि ये बबल है ये? शेयर मार्केट बबल कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं मानता है। आप शायद आपने कहीं कुछ गलत पढ़ लिया है। नहीं, शेयर मार्केट को बबल बोलने वाला, क्रिप्टो करेंसी को तो लोग फ्रॉड मान रहे हैं, इसमें स्थिति ये है। क्रिप्टो करेंसी ऐसा है कि वो मेरी समझ के बाहर इसलिए है क्योंकि मैं उसको प्रभावित नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता रेट के बढ़ने और घटने के अंदर, क्योंकि उसमें मेरे हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट को मैं एनालाइज कर सकता हूं, रेगुलेटेड है क्रिप्टो आपका। शेयर मार्केट को मैं एनालाइज कर सकता हूं, उसके फॉर्मूलाज हैं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग के फॉर्मूलाज हैं, इन्वेस्टिंग की गाइडलाइंस हैं कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कंपनी कैसी है, उनको 10-12 पैरामीटर्स पे चेक करो, उस पर इन्वेस्ट करो और उसमें पैसा कमा सकते हो। मैं ये कहूंगा लोगों को ट्रेडर कम बनो, इन्वेस्टर ज़्यादा बनो, है ना? ट्रेडर कम बनो, इन्वेस्टर ज़्यादा बनो। इन्वेस्टर ज़्यादा बनो, फिर भी ट्रेडिंग भी करना चाहें वो भी गलत नहीं है, वो भी कोई समस्या नहीं है। शेयर मार्केट को बबल कहने वाला आदमी बहुत मूर्ख आदमी है। आप स्टार्टअप में फंडिंग को बबल कह सकते हैं, कुछ लिमिट तक वो कहा जा सकता है। शेयर मार्केट में जो व्यक्ति कह रहा है कि शेयर मार्केट जो है बबल है, वो घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहा है। ऐसे आदमी से थोड़ा दूर रहिए भाई साहब, कुछ समझ ही नहीं किसी चीज़ की। हम लोग एक आध चीज़ों पे और बात करते हैं, फिर हम लोगों के पास जो सवाल होंगे, उसके बाद जनता ने हमसे सोशल मीडिया पे कुछ सवाल उछाले हैं आपकी तरफ, तो हम उनसे भी आपसे पूछ लेंगे। और मुझे लगा हो गया खत्म। नहीं, बस थोड़ा सा और आपसे जुड़े छोटे मोटे कुछ विवाद हैं, जिसमें इस तरह की चीज़ें भी हैं, जैसे आपको एसजीपीसी कमेटी को आपने कोई कार्टून शायद था क्या, कोई कार्टून आपने बनाया था और फिर उन्होंने नाराज़गी दर्ज की थी, फिर आपने बोला कि आपने बड़ी हम्बली उसने सॉरी भी बोला उनसे। बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 10वें बादशाह, सच्ची बादशाही, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरुदेव, उनका हमने एक जैन समाज के साथ में एक चर्चा दिखाई थी, जहां मतलब एनिमेशन था वो? एनिमेशन था। ओके। उस एनिमेशन में मैं बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो का फॉर्मेट होता है, वो हर वीडियो का फॉर्मेट होता है, मैं बोल रहा होता हूँ और एनिमेशन चल रहा होता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और एक टोडरमल जैन की हमने चर्चा दिखाई, और वो चर्चा बहुत अच्छी है, सबको मालूम है। वो चर्चा में दोनों धर्मों का सम्मान बढ़ रहा है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मूव नहीं करा सकते आप, उनको एनिमेट नहीं करा सकते। तो मुझे ऐसे कोई नियम का नहीं पता था, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, निंदा किसी की नहीं हुई थी। दोनों धर्मों का सम्मान ही बढ़ रहा था चर्चा में। गलती क्या थी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को एनिमेट कर दिया कि वो चल रहे थे, वो चल रहे थे या कुछ कह रहे थे, तो उनकी खाली आप फोटो लगा सकते हैं, उनको एनिमेट नहीं कर सकते, ऐसा उनके सिख धर्म में मान्यता है, उनका मानना है ऐसा। तो कुछ लोग बहुत नाराज हो गए कि विवेक बिंद्रा को जेल में डालो, उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। तो मैंने कहा कि उनको एनिमेट करने से अगर आप अपमानित फील किए हैं
तो मैं एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, मैं तो खुद सिखों के परिवार से आता हूँ, मेरे दादाजी सिख थे, हम पाकिस्तान में सब सरदारों के परिवार से ही आए थे, बाद में वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में। दादाजी मेरे तो गुरुचरण सिंह बिंद्रा मेरे फादर थे, कुलवंत राय बिंद्रा। अरे मैं कैसे अपमान कर सकता हूँ? हाँ जी, बैटल ऑफ चमकौर पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा मेरे माफ़ी मांगने से आप मुझे माफ़ कर दोगे? तो ये तो आपकी मानता है, आप कहो मैं 5 बार और माफ़ी मांग लेता हूँ, आज आप फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ, है कि नहीं? मुझे कोई समस्या नहीं है। वो मेरा पर्पस सब जानते हैं। पर्पस ये था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और टोडरमल जैन की एक चर्चा दिखाई थी। उस चर्चा में उनको समस्या थी कि आपने गुरु गोविंद जी महाराज को हिलाया कैसे भैया, वो एनिमेट नहीं आप कर सकते। तो हमें नहीं पता था, तो अज्ञानता में हुआ है ये कोई विवाद नहीं है ये कोई। और फिर डॉक्टर्स ने केस किया आपके ऊपर और आप केस जीत गए हो शायद ना? हाँ, वो डॉक्टर्स का केस हुआ था 2018 में। बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें असली विवाद हुआ था। उसमें पंजाब केसरी ने छाप दिया था कि विवेक बिंद्रा को 4 साल की जेल होगी, कई अखबारों ने छाप दिया था मुझको जेल होगी। हाँ, हो जाएगी ऐसा। हाँ, और जो है रोज 100, 500, 1000 डॉक्टर के हमारे ऑफिस में फ़ोन आते थे, तोड़ देंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली मैंने डॉक्टर्स के ऊपर बताया था कि उनकी मैल प्रैक्टिसेस ये हो रही है और डॉक्टर्स को करना चाहिए, स्केलेबल मॉडल बिल्ड करना चाहिए। डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी के बारे में मैंने बात किया था। मैंने बात किया था डॉक्टर अरविंद के बारे में। मैंने बात किया था उनके बारे में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में, कि ये लोगों ने सबने स्केलेबल मॉडल बिल्ड किए हैं। तो डॉक्टर का क्या होता है गलती कि भाई जो आया पेशेंट एक बार में काट लो, जो आया पेशेंट जितना उसे, उसकी हर जगह कमीशन बंदी होती है। उस मॉडल को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, जिससे आईएमए, क्योंकि वो बॉडी है, आईएमए को इलेक्शन जीतना है, वहाँ के लीडर्स को, उनको डॉक्टर्स का सहयोग चाहिए, तो उनके फेवर में दिखाने के लिए उन्होंने पूरे देश भर में मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी, कोर्ट में केस भी डाल दिया। 50 करोड़ का मेरे खिलाफ मानहानि का केस हो गया। पर हमने सच बोला था भाई, हमने क्या झूठ बोला था? आप आ जाइए कोर्ट में, आपका स्वागत है। कोर्ट में केस चालू हुआ, वो जज ने जजमेंट दिया था, उसमें 18 पेज का जजमेंट, उसमें लिखा था कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस चालू करना तो दूर की बात है, हम उन्हें सम्मन भी नहीं कर सकते, उनका सम्मन करना डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। और उन्होंने कहा था आईएमए को ऐसी बदतमीजियां नहीं करनी चाहिए, बंद करिए ऐसे केसेस करना विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के ऊपर। और ये भी लिखा था कि आप अपने आप को स्कॉलर बताते हैं, ज्ञानी बताते हैं। आईएमएस पे कमेंट किया था, आईएमए पे जज साहब ने बोला था, ये उनके जो है 18 पेज का जो फाइनल जजमेंट जिसको कहा जाता है, उसमें उन्होंने लिखा कि रावण भी तो ज्ञानी था, पर ये रावण डिसाइड नहीं करेगा कि रावण नोबल था कि नहीं था, जनता डिसाइड करेगी। आप कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो, जनता डिसाइड करेगी डॉक्टर नोबल है कि नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, अपनी बात को रखना विवेक बिंद्रा जी के उनके अधिकारों में है, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। वो केस तो मैं जीत गया था, केस शुरू होते होते जीत गया था मैं। वो तो मतलब याचिका ही शायद खारिज कर दी थी उन्होंने, क्या 5 करोड़ का जुर्माना जो है मानहानि केस अक्षय कुमार पर डाला था, उन्होंने भी मूवी बनाई थी, हम पे 50 करोड़ का डाला था। तो ठीक है, हमारे को भी समझ में आया कि भाई अब लोग हमारे वीडियोस को सीरियसली लेने लगे। आपको ये लगा कि ठीक है अभी सही वीडियो हमारे सीरियसली ले रहे हैं, इतना इम्पैक्ट आ रहा है इसका, तो हमें ये लगा कि ठीक है, कम्युनिटी को हम भगवत गीता की बात मानूं तो मैं थोड़ी गलती ये करी कि सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत, सत्य बोलो, प्रिय ढंग से बोलो, सत्य को कड़वा करके मत बोलो, प्रिय ढंग से कह दो तो लोग वो डाइजेस्ट कर लेंगे। ज़्यादा कड़वा बोल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम अपने न्यूज़ रूम का जिक्र का रुख करते हैं और जिन लोग सवाल पूछना चाहते हैं हम उनके पास आएंगे। अमित जी कहाँ हैं? अमित STF जी, हाँ आइए, आप आइए, क्योंकि इस पूरी बातचीत में ये अमित जी हैं, हमारे मार्केटिंग और सेल्स का पूरा काम देखते हैं यहाँ पे, और इस पूरी बातचीत में आप भी संदीप जी पूछ ही लीजिएगा अप्रेजल कैसे होता है, अच्छा कैसा अप्रेजल हो। जी, ये पूरा B2B जो प्लेटफॉर्म आपने बिल्ड किया है, आपके काफ़ी कॉम्पिटिटर्स भी हैं, Udemy है या इस तरह के प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म क्या डिफरेंट करता है उस पूरे डोमेन में अंदर, B2B डोमेन के अंदर? नहीं, B2B नहीं है हमारा डोमेन B2C है ना। हम कॉर्पोरेट्स को डील नहीं करते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म बिल्ड भी कर रहे हैं जो B2B प्लेटफॉर्म होगा, जो ट्रेड उसके लिए है? नहीं, B2B हम नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम B2C बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि एंड कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं। एंड कंज्यूमर के लिए कंटेंट है, एंड कंज्यूमर के लिए, आम आदमी के लिए कंटेंट है। इसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, और देश में कोई दूसरी, आजू बाजू के 10, 20, 50 देशों में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऐसे अफोर्डेबल एजुकेशन। मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसे समझो कि मैं वृंदावन गया था भाई साहब, और एक रिक्शा वाला से मैं मिला एक इस्कॉन मंदिर के बाहर, कि मैंने कहा कि ये कृपालू महाराज का आश्रम 500-700 मीटर दूर है, यहाँ मुझे उतार दो।
बोला ठीक है, रिक्शा वाला बैठा। मैं कितना पैसा? बोला 500 रुपया लेंगे। तो मैंने कहा ये आधा किलोमीटर का 5 तो ज़्यादा नहीं मांग रहे? बोले मांग रहे हैं ना ज़्यादा। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं आपका कोर्स खरीदे थे, ये हमारा 5वां रिक्शा है, अब हम एंटरप्रेन्योर बन गए, समझे नहीं का, और आपसे पैसा नहीं वसूलेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा हमारे को कि एक रिक्शा वाला एक लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाने के बारे में सोच रहा है, और वो कह रहा है कि चक्का घूमे और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में पता लग जाए कि कितनी देर इसने रिक्शा घुमाया, उसके बेसिस पे मैं इससे किराया चार्ज कर लूँ, और ऐसे 100 रिक्शा में पूरे वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन और राधा कुंड, श्याम कुंड में चलाऊँ। तो ही थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट किसी और ने बिल्ड नहीं किया कि आम आदमी को 750 रुपये महीने में आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करा दो। बहुत सी बातें बिजनेस पे हुई, ज़्यादा फोकस बिजनेस पे था इंटरव्यू का। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मुझे पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब रियल लाइफ में भी पैसे से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं, बिजनेस कहाँ जा रहा है, बस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वो किसी का मकसद है, मान लीजिए मेरा है, तो हम आपको क्यों फॉलो करें और क्या मतलब आपसे हमें मिलेगा, क्या क्यों हम आपको देखें यूट्यूब पे? ये थोड़ा पैसा कमाना मकसद नहीं है हमारा। क्या नाम है आपका? अभय शर्मा। अभय शर्मा जी, सुनिए, पहला चीज़ मैं ये नहीं कहूँगा आप मुझे क्यों देखें, क्यों सुने, पर अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एज अ पत्रकार आपके कौन से KPI इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका पत्रकारिता मजबूत हो जाएगी। जैसे आप लिखते हैं कि बोलते हैं? आप लिखते हैं। आपके कंटेंट पे बाउंस रेट कितना है? आपके कंटेंट पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है? आपके कंटेंट पे शेयर रेट कितना है? आपके कंटेंट को देखने 100 लोग आए, उसमें कितने लोगों ने उसको शेयर किया? आपके कंटेंट को देखने लोग आए, वहां पे कितनी देर तक रुके? आपके कंटेंट को लोग देखने आए, नीचे लाइक का बटन कितना दबा के गए? आपके कंटेंट को देखने आए, उस पर रीविजिट कितने लोगों ने किया? मैं आपके वो KPI डिफाइन करूंगा, जिससे आपको आपके मैट्रिक्स समझ में आएंगे, जिसको ये पता लगेगा कि इफ योर कस्टमर लाइक्स इट, यू प्लीज रिपीट इट। तो मैं आपकी क्षमता में मैथमेटिक्स और डेटा दे दूंगा। मैं आपकी क्षमता में आपको बता दूंगा कि शर्मा जी, आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। और जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो आप ये समझेंगे मैं कैसा कंटेंट लिखूं जिससे मुझे सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। किस चीज़ पे स्टोरी लिख रहे थे अभी? किस स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो बता दीजिए। अभी भाई तवांग पे कर रहे हैं कि तवांग कैसे घूमने जाएं, जहां अभी जो झड़प हुई है उस पे कर रहे हैं। अच्छा, और किसी का सवाल? हाँ, हिमांशु। विवेक जी, मेरे 2 सवाल हैं, है ना। पहला तो जब अभी एक हमारे ललन टॉप अड्डा हुआ था, तो ललन टॉप अड्डा हमारा एक एनुअल फेस्ट है जो कोविड से 2 साल से सस्पेंडेड था, इस साल हुआ है, ललन टॉप अड्डा उसका नाम। बधाई बधाई बधाई। तो उसमें अंकुर वारिकू आए थे, उन्होंने कहा था कि स्कीम, जहां पर भी स्कीम शब्द लगा हो तो मतलब समझ लेना फ्रॉड है। क्या वाकई ऐसा है? अंकुर वारिकू एक अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के एज अ प्रोफेसर लोगों को सिखाते हैं, बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर हैं। अगर अंकुर वारिकू ने ये बात कही कि जहां स्कीम लगा हो वो फ्रॉड है, तो मैं ये कहूँगा कि इस हिसाब से डीमार्ट भी फ्रॉड है, द मोस्ट वैल्यूएबल रिटेल कंपनी इन इंडिया। अब हो सकता है आपने उनकी पूरी बात ना सुनी, वो ऐसा नहीं कहेंगे। स्कीम लगा हो वो उसके फ्रॉड होने की संभावना है। मतलब वो देखो, एक सेकंड, अगर मैं ये जरूर ये कहूंगा उन्होंने ये कहा तो उनसे दोबारा सवाल कर लेना चाहिए कि हर स्कीम फ्रॉड है। क्योंकि भाई साहब, आपका ब्लैक फ्राइडे भी आता है, आज आप देखते हो सबसे सस्ता हफ्ता भी आता है, आज अमेजॉन भी स्कीम देता है, आज फ्लिपकार्ट भी स्कीम देता है, आज जो है इंश्योरेंस पे भी कोई ना कोई स्कीम मिल जाती है कि आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा, इतना बेनिफिट मिल जाएगा। आज आप देखते हो कि क्लियर ट्रिप भी देता है आपको। आज आप जाते हो डीमार्ट, आप यहाँ बिग बाजार भी हमारे देश में इस्तेमाल करते हो, वहाँ भी सबसे सस्ते 5 दिन आते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दौरान। तो वो सब फ्रॉड है क्या? फ्रॉड नहीं है, सब स्कीम फ्रॉड नहीं हो सकती। हाँ, जहाँ स्कीम लिखा हो वहाँ थोड़ा सावधान हो जाइए, उसकी उन बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और किसी का सवाल? हाँ, एक आता हूँ। हाँ, प्रशांत। आपने ये रिजर्वेशन और जाति को लेकर के कुछ बात बीच में की थी, और आपने बात किया कि जो सक्षम है उसको स्थान दिया जाना चाहिए। आपसे सवाल ये है कि आप सक्षमता को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? दूसरी चीज़ कि जो एक समाज है भारत के जाति व्यवस्था के तहत कई सालों से, हज़ारों सालों से दबाया गया है, और उसको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड कई सालों तक नहीं मिला। संविधान बनने के बाद में उसे एक मौका मिला कि वो आकर के एक सेम पटल पे फाइट कर सकता है।
तो आप इसको किस तरीके से देखने, उस समाज का प्रतिनिधित्व तो हर वर्ग में, हर सेक्टर में कैसे आएगा यदि हमारे पास रिजर्वेशन नहीं होगा? इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, उसके बाद आप रिप्लाई कीजिएगा। एक एडीएम जबलपुर जजमेंट है, बहुत इनफेमस जजमेंट है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, आपातकाल के टाइम में आया था। उसमें सिर्फ एक जज थे, जस्टिस HR खन्ना। उन्होंने डिसेंट दिया था, बाकी 4 जजेस ने सरकार के साथ गए थे और वो बहुत फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाले कुछ प्रोविजंस लगाए थे सरकार ने। HR खन्ना कोई बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के जज नहीं थे, लेकिन उन्होंने डिसेंट दिया था और उनका डिसेंट जुडिशरी के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट डिसेंट माना जाता है। और उसमें बहुत बड़े बड़े जजेस थे जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड माने जाते थे, लेकिन वो सरकार के साथ गए। तो मेरा यही आपसे सवाल है कि आप मेरिट, सक्षमता, इन सबको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मापते कैसे हैं ये? नंबर पाना ही मेरिट होता है? इसका थोड़ा। क्या नाम है आपका? धीरज। धन्यवाद धीरज भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न पे कई लोग मुझसे नाराज भी होंगे और कई लोग मुझसे खुश भी हो सकते हैं। एक जरा कैमरामैन साहब धीरज का चेहरा देखने दीजिए, उनका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। धीरज सुनिए, पहली चीज, इसके मापदंड बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि किसी एक जात में व्यक्ति पैदा हुआ हो सकता है कि उसको आरक्षण की आवश्यकता हो सकता है ना हो। मेरा ये कहना है जिसको आवश्यकता हो और जो उसके लिए काबिल हो, यानी कि जिसके अंदर इंटरेस्ट है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे IAS अफसर बनना है, इसकी कोचिंग के लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं पढ़ने में तेज हूं, मैं मेधावी छात्र हूं, तो मुझे उसके लिए मदद मिलनी चाहिए। मेरी जाति को देख करके नहीं, मैं किसकी कोख से जन्म लिया उसको देख के नहीं। अब आपका बात मुद्दा यह है कि बहुत समय से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे मिलेगा जिसको जरूरत है उसकी मदद करिए, उसको आरक्षण दीजिए। अब आते हैं इसके मापदंड कैसे बनाए जाएं, किस तरह तैयार किए जाएं इसके मापदंड को। इसके मापदंड क्यों ठीक तैयार नहीं होते? इसके मापदंड इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि राजनीतिक रोटियां मैं कैसे सेकूंगा, मैं कैसे बनाऊंगा। एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी मेरे पास पिछले इलेक्शन पे, उनके भाई, चीफ मिनिस्टर के भाई, छोटे भाई, हमारे यहाँ कम से कम 15 चक्कर लगा के गए हमारे दफ्तर में आकर के कि भाई साहब इलेक्शन लड़ो, आपका इतना सब्सक्राइबर बेस, इतना ट्रैफिक, इतना एंगेजमेंट, आप बात बड़े जोरदार कहते हैं, लोग आपकी बात मानेंगे, पढ़ा लिखा मानेंगे आपको साथ में। मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट जीरो है। मेरा इंटरेस्ट इतने में है कि गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि ऑल परवेजिव हो, उसके ऊपर पॉलिसीज और प्रोसेस तैयार करें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट बिजी हो जाती है बिजनेस करने में, गवर्नमेंट खुद कंपटीशन क्रिएट करने में, मोनोपोली क्रिएट ना हो कभी भी बिजनेस के अंदर। ऐसी पॉलिसी प्रोसेस बनाइए। कई बार लोग कहते हैं कि पूंजीपति जो है सब पैसा खा जाते हैं, इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए। मेरा मानना यहाँ पे ये है बड़ा सिंपल कि ज़रूरत के आधार पे होना चाहिए, और ज़रूरत का आधार मैं तय करूँगा नहीं। ज़रूरत का आधार तय करने के लिए मैंने आपको बताया कि वो काम सरकार का है, जहाँ पे आकर के वो ऐसे नियम निर्धारित करे जिसमें हर ज़रूरतमंद को लाभ मिल जाए। लेकिन अगर अभी भी कई ऐसे धर्म हैं, कई ऐसी जातियाँ हैं जिनके लिए पिछले 50 सालों से पॉलिटिकल पार्टियाँ वोट मांग रही है, हम तुम्हारा उत्थान करेंगे, हम तुम्हारा उत्थान करेंगे। उन्हीं जाति और उन्हीं धर्म से चेक कर लो कि देश के टॉप 100 बिलियनियर में 2% भी लोग नहीं मिलेंगे, जबकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो ग्रोथ नहीं मिला ना उनको। तो वो रिजर्वेशन का फ़ायदा हो गया क्या? नहीं हुआ ना फ़ायदा। 72 साल में फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा ऐसे होगा कि ज़रूरतमंद को दिया जाए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं। पर ये आसान नहीं है, इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। उसके लिए पहले नॉलेज चाहिए। आप ये समझो, एक पॉलिटिकल पार्टी अभी इलेक्शन जीती दिल्ली के अंदर, उनके वोटर्स का एजुकेशन लेवल चेक करना, और जो अभी हारी बहुत समय से जीत रही थी उसके वोटर्स का एजुकेशन लेवल चेक करना, ये एजुकेशन लेवल भी आपको बताएगा, ये एजुकेशन लेवल भी बताएगा कि इंस्पिरेशन कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, किधर ज़्यादा आ रहा है। ये सब स्ट्रैटेजीज का हिस्सा है भाई साहब, ये स्ट्रैटेजीज का हिस्सा है। और आप हो सकता है उस स्ट्रैटेजी के शिकार हो चुके हो, और आप हो सकता है उस स्ट्रैटेजी के ऊपर से रह करके उसको देख पा रहे हो। ये महत्वपूर्ण है। 2-4 सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे आए। एक सवाल है कि अनुराग पूछ रहे हैं कि बिंद्रा सर एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? एनर्जेटिक आप पर्पस से रहते हैं। आग आपके सीने में होनी चाहिए। जब आपको पर्पस डिफाइन हो जाए, मैं क्यों कर रहा हूं, तो पर्पस आपको बहुत इंपैक्ट क्रिएट करके देता है। आपके एक पत्रकार आए, बोले हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको अच्छी पत्रकारिता करनी है, वो इंपैक्ट लाना चाह रहे हैं। देख रहे हैं, उनका पैसे से भी मोह खत्म हुआ पड़ा है, वो पर्पस के कारण होता है। जिसके अंदर देखो, किसी भी इंसान ने कभी भी, आप देखना, किसी ने इतिहास रचा हो तनख्वाह बढ़वाने के लिए नहीं रचा हुआ। Nobody in the history has ever created history for a salary hike. मंडेला 27 साल जेल में रहे भाई साहब। 27 साल में उनके साथ बहुत बुरा हाल हुआ। उनको कई दफ़ा कहा गया कि भैया
आप जो है लंदन में तुमको बसावट करा देंगे। मंडेला को कितना पीटा गया जेल के अंदर, उनको सर्दियों में टी शर्ट पजामे के अंदर रखा जाता था, उनको अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जाता था, उनको अपने बेटे की अपनी बीवी के फ्यूनरल पे नहीं जाने दिया गया। मंडेला को बड़े बड़े बुढ़ापे के अंदर पत्थर तुड़वाए जाते थे, फिर भी उन्होंने इतिहास रचा। नॉट फॉर सैलरी, पर्पस से आदमी को एनर्जी आती है। अगर विवेक मोहित मृणाल का सवाल है, अगर विवेक बिंद्रा के साथ काम करना है तो प्रोसेस क्या है? HR@badabusiness.com पे अपने बारे में लिखिए, अपना रेज्यूमे भेजिए, या बड़ा बिजनेस के करियर पेज पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे रेज्यूमे भेजिए। हम अभी भी हायरिंग कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो हम आपको हायर करेंगे। राहुल गौतम का सवाल है कि क्या विवेक बिंद्रा से आज तक कोई ऐसा आम आदमी मिला है जिसने उनका मोटिवेशनल सेमिनार ज्वाइन किया हो, 2-2.5 साल बाद मिला हो और बोला हो कि आपने उस दिन, बिंद्रा जी आपने उस दिन की स्पीच, आपकी उस दिन की स्पीच ने मेरी ज़िंदगी बदल दी? सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, मिलते हैं ऐसे हज़ारों लोग मिलते हैं। हाँ, ऐसे मिलते हैं कि आपका सेमिनार वहाँ अटेंड किया था, वापस आते हैं प्रोग्राम में, फिर से आते हैं प्रोग्राम में, रीविजिट होता है उनका। रीपर्चेज रेट इसीलिए है हमारा। कई सारे सवाल हैं कि बिंद्रा जी चुनाव लड़ेंगे कुछ दिन बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा भी नहीं जाएंगे? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बिजनेस ग्रोथ का है, पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं। 0। एक सवाल है गौरांग का कि विवेक बिंद्रा ने मोटिवेट करके पैसा कमाया है, हम लोग कैसे कमा सकते हैं मोटिवेट करके? बहुत अच्छा सवाल है। आप आकर के आप ऐसे कोर्सेज अटेंड करिए जिसमें आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। पब्लिक स्पीकर बनना एक अपने आप में कला है, और इस कला में बहुत आवश्यकता है देश में। जो भी आपको आता है उसकी पब्लिक स्पीकिंग करिए, उसकी ट्रेनिंग करिए, उसकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करिए, लोगों को सिखाइए। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहाँ 10,000 रुपये साल भर में आपका प्राइवेट मोबाइल एप्लीकेशन बन जाता है, और उस पर जाकर के सिखाइए। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको उसके कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सिद्धांतों का पालन करिए। जो बात करेंगे सेंट्रल मैसेज डिफाइन करिए, ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी रखिए, स्टोरीज़ के अंदर कहानी में बात करिए, आप बॉडी लैंग्वेज से बात करिए, कन्विक्शन से बात करिए, बातों को रिपीट ना करें। कुछ 10-12 प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करिए, अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आखिरी सवाल कई सारे लोगों ने पूछा है, सोनू, हैरी और गौरव ने भी, कि विवेक जी ने अपने कोर्सेज की फ़ीस बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, ऐसा है क्या? नहीं, पहला चीज़ तो हम आपको 2 बातें बता देते हैं, जो गौरांग, हैरी, सोनू जो भी है, जो भी लोगों ने पूछा, 2 चीज़ें आपको बता देते हैं। अगर हमसे सस्ता और दूसरा हमसे अच्छा, दोनों चीज़ों पे 2 ही ऑब्जेक्शन होते हैं भाई साहब। गाड़ी खरीदने जाओगे तो लोग कहेंगे ये वाली सस्ती है या ये वाली अच्छी है। चीप एंड बेस्ट वाला मोबाइल खरीदने जाओगे ये वाला सस्ता है या ये वाला अच्छा है, 2 ही चीज़ें हैं। हाँ, अगर हमसे सस्ता या हमसे अच्छा कुछ भी मिल जाए तो हमारी कंपनी चलाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए अज्ञानता हो सकता है हो। पहले ये बताएं कि अगर कोई महंगी चीज़ है तो इन कंपैरिजन टू व्हाट, किसके कंपैरिजन में महंगी है, रेफरेंस पॉइंट तो दिखाइए। जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि भाई ये महंगा बता रहे हैं कि सस्ता बता रहे हैं। इसलिए 750 रुपये महीना आपको महंगा भी लग सकता है, सस्ता भी लग सकता है, लेकिन तब लगेगा जब आप कोई कंपैरिजन दिखाएंगे। जब आपको दिखा देंगे कि 250 रुपये महीने पे हमसे अच्छा कोई दिखा रहा हो, तो हम कह सकते हैं हाँ बात ठीक है। पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता कोई नहीं है टक्कर में। हाँ। विवेक जी, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बार बार आइए। और अच्छा लगा आप आए, इतनी सारी बात की, आप खड़े होकर बात करते हैं, हमने बिठा लिया आपको बहुत देर तक। और लल्लन टॉप के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, कि हमारे न्यूज़ रूम के बहुत सारे साथियों का शुक्रिया, इस बातचीत में इन्वॉल्व रहे, देखा, सुना, बतियाया, अपने हिस्से के सवाल पूछे, और पीछे ताली बजाने की जल्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया।